अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं डॉक्टर फ़ज़ा खान और मैं हूं पाकिस्तान। नाज़रीन, मशरिक़ वस्ता की फ़ज़ा पहले ही बारूद से बोझल थी और अब इसराइल की ताज़ा जारियत ने इस बारूद को चिंगारी दे दी है। जुमे की शब इसराइल ने ऑपरेशन राइजिंग लाइन के नाम से 200 जंगी जहाज़ों की मदद से ईरान में 100 से ज़्यादा मकामात पर जो फ़ज़ाई हमले किए वो न सिर्फ अस्करी जारियत की इंतहा थे बल्कि सिफारती बेहिस्सी का खुला मज़हर भी थे। तेहरान के शिमाल मशरिक में गूंजते धमाके और जेर ज़मीन जो जौहरी तनसीबात है उनसे उठता धुआं और 6 साइंसदानों समेत ईरानी असली क़यादत की शहादत, ये सब महज एक वाक़या नहीं है बल्कि एक खतरनाक सिलसिले की आप शुरुआत कह सकते हैं। एक ऐसी शुरुआत जो खित्ते को तबाही के दहाने पे ला खड़ा कर सकती है। इसराइल की जानिब से इस हमले की जो वजह है वो ये बताई जाती है कि वो ईरान को 15 जौहरी बम बनाने के काबिल मवाद से महरूम करना चाहते हैं। मगर सवाल ये पैदा होता है कि क्या इस मकसद के हसूल का वाहिद रास्ता बमबारी या खून रेजी ही है या फिर दरपर्दा कहानी कुछ और ही है। इसराइली वज़ीर-ए-आज़म नेतन्याहू की जानिब से इसे इसराइल की तारीख का फैसला कुन मोड़ करार देना इस बात का गुमाज़ भी है कि ये ना सिर्फ अस्करी कार्रवाई है बल्कि साथ साथ नजरियाती और जुग्राफियाई तसल्लुत की एक नई कोशिश भी है। जी, तो नेतन्याहू को आपने सुना और ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली खामेनी ने इसराइली हमले को ईरान की तकदीर से खेलने की जसारत भी करार दी और सख्त इंतकाम की धमकी तक दे दी है। और जमकरान जो मस्जिद उस पर लहराया गया सुर्ख परचम ईरानी सकाफत में खूने नाहक के बदले की अलामत भी समझा जाता है। ये एक ऐसा इशारा है जो पूरी दुनिया को बाकायदा बात वाज़ेह कर रहा है कि ईरानी जवाबी कार्रवाई महज अल्फाज तक महदूद नहीं रहेगी बल्कि ईरान के बैलिस्टिक मिसाइल किसी भी वक्त इसराइल या फिर उसके खलीजी इत्तेहादियों पर बरस भी सकते हैं। इसराइल ने पूरे मुल्क में हंगामी हालत नाफिज कर दी है और अपने आयरन डोम को फाल करके जंग की तैयारी भी मुकम्मल कर ली है। अच्छा, अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने न सिर्फ इसराइल के दिफा का ऐलान किया बल्कि ईरान को एक बार फिर से जौहरी प्रोग्राम पर नजर-ए-सानी और मुज़ाकरात की मेज पर आने का पैगाम दे दिया। फॉक्स न्यूज़ को इंटरव्यू दिया और इंटरव्यू में उन्होंने ये कहा कि अगर ईरान ने इसराइल पर जवाबी कार्रवाई की तो अमेरिका उसका भरपूर दिफा करेगा। जी, तो डोनाल्ड ट्रंप साहब को आपने सुना और अमेरिकी जो वज़ीर ख़ारिजा हैं उनका इसराइल के हमलों पर ला ताल्लुकी का जो ऐलान है और सदर डोनाल्ड ट्रंप की पेश की इतला का इंकशाफ दरअसल इस हमले में वाशिंगटन के मुलव्विस होने का गैर एलानिया एतराफ़ समझते हैं। अब एक तरफ अमेरिका अमन का दाई बनने की कोशिश करता है और दूसरी तरफ इसराइल को हथियार, हिमायत और खामोश रजामंदी से जंग की आग भड़काने में शरीक भी है। अमेरिकी सदर ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर जारी एक पैगाम में वाज़ेह अल्फाज में कहा कि ईरान फौरी मुआहिदा करे, अभी भी वक्त है कि इस कत्ले-आम को रोका जा सके क्योंकि आइंदा हमले पहले से भी ज्यादा संगीन होंगे। अब जरा समझे इस बात का मतलब नाजरीन। ट्रंप ने जोर दिया कि ईरान को फौरी तौर पर मुआहिदा करना होगा और इससे पहले कि कुछ बाकी ना बचे। तो क्या इसका कार्रवाई का जो मकसद है वो जौहरी मुआहिदे के लिए ईरान को मजबूर करना है? सदर ट्रंप का यह कहना है कि हम दुनिया में अमन लाएंगे। महज इंतखाबी नारा साबित हुआ। गजा, यूक्रेन और अब तेहरान हर महाज पर आग ही आग दिखाई दे रही है। अब सवाल ये पैदा होता है कि अगर अमेरिका वाकई अमन चाहता है, अगर वाकई अमन चाहता है तो क्यों इसराइल के जंगी जुनून पर लगाम नहीं लगाता? पाकिस्तान ने इसराइली जारियत की भरपूर मजम्मत की और वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ साहब ने वाज़ेह अल्फाज में कहा कि यह हमला इंतहाई संगीन, गैर जिम्मेदाराना और तशवीशनाक है। अब एक हकीकत पसंदाना और जुर्रतमंदाना मौक़िफ़ है। दफ्तर खारजा ने अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर की खिलाफ वर्जी को उजागर करते हुए इसराइल को जवाबदेह बनाने का मुतालिबा किया है। पाकिस्तानी पार्लियामेंट ने इसराइल के ईरान पर हमले को आलमी अमन, अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर और ईरान की खुदमुख्तारी के खिलाफ खुली जारियत करार देते हुए मुत्तफ़िक़ा तौर पर मुज़म्मती करारदादें मंजूर की हैं। अब दोनों ऐवानों ने इसराइली हमले को ईरान की सालमियत की संगीन खिलाफ वर्जी करार देते हुए ईरान के साथ खड़ा रहने का अज़म भी ज़ाहिर किया। इस मौके पर हुकूमत और अपोजिशन के रहनुमाओं ने यकज़बान होकर इसराइल की मुज़म्मत की। शिबली फराज, इरफान सिद्दीकी और राना तनवीर हुसैन ने इसराइल को दहशतगर्द रियासत करार दिया, जबकि बैरिस्टर गौहर अली ने भी OIC और अरब लीग से फौरी अमली रद्द-ए-अमल का मुतालिबा किया है। अच्छा, पाकिस्तानी पार्लियामान की मुत्तहद आवाज़ सिर्फ ईरान के दिफा में नहीं है बल्कि आलमी ज़मीर को झंझोड़ने की एक बड़ी संजीदा कोशिश है जो इस बात की गुमाज़ है कि मजलूम अक़वाम के लिए पाकिस्तानी रियासत हमेशा इंसाफ और उसूली मौक़िफ़ पर डटी रहेगी। ईरान जो पाकिस्तान का पड़ोसी है, इस्लामी भाई है और आज़मुदा दोस्त रहा है, हमेशा मुश्किल वक्त में पाकिस्तान के शाना बशाना खड़ा रहा है। इस नाजुक मौके पर पाकिस्तान का ईरान से इजहार एकजहती मैं सिफारती आदाब नहीं बल्कि उम्मत मुसलमा की हकीकी रूह का अकास भी है। ईरान पर इसराइली हमले के हवाले से आलमी सतह पर भी शदीद तशवीश का इजहार किया गया। अक़वाम मुत्तहिदा के जो सेक्रेटरी जनरल हैं उन्होंने कशीदगी पर गहरी तशवीश का इजहार किया।
और जो फरीकैन हैं उनसे बाकायदा तहम्मुल करने की अपील भी की। मुत्तहिदा अरब अमारात, कतर, जापान, भारत, न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया ने भी जो कशीदगी है उसको कम करने के लिए सफारती रास्ता अपनाने के लिए बैनुल-अक़वामी कवानीन की पासदारी पर जोर दिया। कतर ने हमले को इलाकाई इस्तेहकाम के लिए खतरा, सिफारती कोशिशों को नुकसानदेह करार दिया और जापान और न्यूजीलैंड ने सूरत हाल को नापसंदीदा और खतरनाक करार दिया। आलमी बिरादरी का मुतफ़िका मौक़िफ़ यही है कि मशरिक़ वुस्ता मज़ीद जंग का मुतहम्मिल नहीं हो सकता। इसराइली जारियत के असरात सिर्फ सिफारती या फिर अस्करी दायरे तक महदूद नहीं है, बल्कि इसके सियासी, मुआशी और मुस्तक़बिल के पहलू भी इंतहाई पेचीदा हैं। अच्छा, ईरान पर हमले के नतीजे में आलमी मंडी में आपको पता है कि तेल की कीमतें बढ़ गई, जिसका डायरेक्ट बराह रास्त असर पाकिस्तान जैसे मुआशी दबाव का शिकार ममालिक पर पड़ेगा। महंगाई की जो नई लहर है अवाम के लिए यकीनी तौर पे बड़ा कठिन इम्तिहान भी साबित हो सकती है। अच्छा, इस्लामाबाद को अब तलवार की धार पर चलना होगा। एक तरफ हम देख रहे हैं कि जी खलीजी ममालिक में मुकीम पाकिस्तानियों का जो मुस्तकबिल है, दूसरी तरफ ईरान के साथ बिरादराना ताल्लुकात हैं जिनमें गैस पाइपलाइन जैसा आपको पता है स्ट्रेटेजिक मंसूबा ये भी शामिल है। अब ये सवाल भी अपनी जगह मौजूद है कि अगर इसराइल एक एटमी सलाहियत के इम्कानात के करीब पहुंचते पर ईरान पर चढ़ दौड़ सकता है, तो क्या कल को पाकिस्तान भी किसी ऐसी साजिश का खुदा न खास्ता निशाना बन सकता है? और इसराइल ने हमेशा मुस्लिम दुनिया की एटमी ताकतों को अपनी बका के लिए खतरा करार दिया है और समझा है। लिहाजा पाकिस्तान को चाहिए कि अपनी सिफारत की जो स्ट्रैटेजी हिकमत अमली है, कौमी सलामती के अहदाफ हैं और दिफाई तैयारियों को निहायत दानिशमंदी से असरनो तरतीब दे। अब ये वक्त है कि आलमी बिरादरी और खासतौर पर अगर मैं बात करूं अक़वाम मुत्तहिदा की, अपनी आइनी और इखलाकी जिम्मेदारियां पूरी करे। इसराइल की जो जारियत है वो सिर्फ ईरान के खिलाफ नहीं है, बल्कि बैनुल-अक़वामी कानून, इंसाफ और इंसानी जो वकार है उसके खिलाफ खुली बगावत है। अगर अब भी आलमी ताकतें ख्वाबे गफलत में मुब्तला रही तो वो वक्त दूर नहीं है जब जंग की ये आग सब कुछ राख कर देगी। लेकिन अगर अब भी सिफारतकारी या फिर इंसाफ को मौका दिया जाता है, तदब्बुर को मौका दिया जाए तो शायद ये बिसात लपेटी जा सके। वरना तारीख बार बार यही कहती है कि आग तमाशा देखने वालों को भी बख्शा नहीं करती। सिफारतकारी के दरीचे तंग हो चुके हैं लेकिन बंद नहीं हुए। अब फैसला उम्मत मुसलमा, आलमी बिरादरी और ख़ास तौर पर अरब के हुक्मरानों को करना है, तमाशाई बने या फिर तारीख में किरदार अदा करें। फैसला आपको करना है। इस बारे में बात करने के लिए मेरे साथ मौजूद पैनल मौजूद है डिस्कशन के लिए। एयर कॉमोडोर रिटायर्ड खालिद चिश्ती साहब मेरे साथ तशरीफ रखते हैं स्टूडियोज़ में। सर बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए, ज्वाइन करने के लिए। मुनीब कादिर मेरे साथ तशरीफ रखते हैं स्टूडियोज़ में। मुनीब आपका भी बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए, ज्वाइन करने के लिए। और लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड गुलाम मुस्तफ़ा साहब भी हमें ज्वाइन कर चुके हैं। सर आपका भी बेहद शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। खालिद चिश्ती साहब मैं आपसे शुरू करना चाहूँगी। खालिद साहब आप एयर कॉमोडोर रिटायर्ड हैं, सारी ज़िंदगी आपने जहाज़ उड़ाए, जंगें भी देखी और आपने लास्ट टाइम भी मेरे से इंडिया वाला मामला हुआ था तो आपने एक प्रोग्राम किया था और आपने बड़ा अच्छे तरीके से नाज़रीन को समझाया था। सबसे पहले तो मैं जानना चाहूँगी जो इसराइल की जानिब से ये जो किया गया, जब भी कहीं ड्रोन्स भेजे जाते हैं, जैसा इंडिया की जानिब से जब इसराइली साख्ता ड्रोन्स हमारे यहाँ भेजे गए तो हमारा जो एयर डिफेंस एक मैकेनिज़्म है, रिस्पॉन्ड करने का जो सिस्टम है माशाल्लाह बड़ा एक्टिव था। अब ईरान की जानिब से भी वो जो एयर डिफेंस सिस्टम है या रिस्पॉन्स करने की जो स्ट्रैटेजी होती है वो रडार पे तो नज़र आ जाता है। वो ज़रा आप आसान अल्फाज में मैकेनिज्म पूरा समझाइएगा। तो वो अभी हम प्रोग्राम से पहले भी बात कर रहे थे कि अगर नीयत ना हो, जहाँ जहाँ से वो गुजर कर आया, वो जिन जिन ममालिक से, और अफसोस के साथ कहूँगी वो इस्लामी ममालिक हैं, तो फिर इसीलिए ये हुआ। बहुत शुक्रिया डॉक्टर फिज़ा मुझे इन्वाइट करने का, और आपने अच्छा एक्सप्लेन किया और बड़ा ज़बरदस्त इंट्रो के बाद मैं ये कहना चाहूँगा कि देखिए अगर जोग्राफिकल रूटिंग करें तो अपने थोड़ा एविएशन या फाइटर फ्लाइंग के एक्सपीरियंस के साथ मैं कह सकता हूँ कि 3 मुल्क हैं जो मोस्ट प्रोबेबल रास्ते में आए, उनमें से 2 का रूट लिया गया होगा और मैं नाम ले लेता हूँ, या जॉर्डन और इराक, या फिर सीरिया या इराक, ये रूट 2 लिए गए। ठीक है। जब जहाज़ टेक ऑफ करते हैं और ख़ास तौर पर 200 बहुत बड़ा नंबर है, मैसिव, एग्जैक्टली 200 जहाज़ बहुत बड़ा नंबर है। इसके अंदर 3 तरह के जहाज़ थे, F-35, F-16 और F-15। जो F-35 है वो मैं ग्रांट कर सकता हूँ, रडार पर नज़र नहीं आता, वो लेटेस्ट स्टेल्थ टेक्नोलॉजी अमेरिका की, लेकिन F-15 और 16 तो नज़र आते हैं। और ये भी ज़हन में रखिएगा कि इजराइल से जो डिस्टेंस है अप्रॉक्सीमेटली ईरान का, वो तकरीबन 2200 किलोमीटर एवरेज अगर निकालें 2000 से 2200 किलोमीटर, तो इसका मतलब ये है कि वो जहाज़ 2200 किलोमीटर आए हैं, 2200 किलोमीटर वापस भी गए हैं, फिर अटैक में भी फ्यूल कंज्यूम होता है, जिससे मैं ज्यूम कर सकता हूँ कि दरमियान में रिफ्यूलिंग भी हुई है। उन्होंने एक टैंकर 1 या 2 रास्ते में रखे होंगे जिन्होंने जहाज़ों को रिफ्यूल किया, या शायद 2 से भी ज़्यादा मुख्तलिफ जगहों पर। इसका मतलब एयर टू एयर रिफ्यूलिंग भी हुई है इन्हीं स्पेस में जिनकी बात काट रही हूँ। ये नाजरीन के लिए बड़ी अहम बात है, आम नाजरीन जो कि इस चीज़ को समझना चाह रहे हैं कि दरमियान में फिर उनको दोबारा फ्यूलिंग के लिए भी रोका गया होगा
किसी बेस पर? नहीं, बेस पर जरूरी नहीं है जी, टैंकर अगर एयर में मौजूद है तो उड़ते हुए रिफ्यूलिंग होती है। ठीक है, ठीक है, लेटेस्ट ये टेक्नोलॉजी आ गई है ठीक कि है, एक टैंकर होता है ठीक जो है, फ्यूल कैरी करता है और वो हवा में ही रिफ्यूल करता है हवा में भी जहाज़ों को। रिफ्यूलिंग हो जाती है, लेकिन ठीक क्योंकि है, 200 थे तो शायद बहुत ज्यादा टैंकर होंगे ठीक है, जिन्होंने ठीक है, रिफ्यूल किया होगा हवा में उड़ते हुए। ठीक है, एक तो ये ज़हन में रखिए। जो आप रेडार पे पिक करने का कह रही है, डेफिनेटली फॉरन पिक होता है। आप ऑब्जर्व करते हैं, आप रिपोर्ट करते हैं, और इतना ज्यादा ट्रेवल दोनों मुल्कों में, जिन दो मुल्कों में भी वो उड़े, ये ऑलमोस्ट 2200 किलोमीटर का मतलब है कि 1.5-2 घंटे वो उड़ते रहे एक एग्जैक्टली, स्पेस के अंदर, और ना रिपोर्टिंग हुई। लुक दी अदर साइड वाली ऑप्शन शायद ली गई और इनको आने दिया गया। मेरा इस पे मानना ये है कि उनकी अपनी शायद मजबूरियां हैं। देखिए, अगर आप मैं एक सिंपल रीजनिंग देने आप की उन कोशिश ममालिक की करता हूं। बात कर रहे हैं जिस रूट से होते हुए आए, होते हुए हैं, जैसे हम और- शाम की बात कर लें, बट जिनके नहीं भी गुजरे, उर्दन की बात कर लें, जिन रूट्स, जिन मुल्कों में से नहीं भी गुजरे, उनका भी रोल आपने बता दिया कि वो भी खामोश है। मोस्टली डिप्लोमेटिक कंडेम करना या सिफारती सतह पर एक नोटिफिकेशन जारी कर खाली देना, मुजम्मती करारदादें, मुजम्मत करारदादों से वो नहीं बांध पड़ती। और उसकी रीजन भी है। उसकी रीजन मैं आपको बताता हूँ कि अमेरिका से जब से इसराइल वजूद में आया है, आज तक $265 बिलियन का असला दिया है अमेरिका ने सिर्फ इसराइल को। इजिप्ट को नेक्स्ट दिया को 50 बिलियन के करीब। अपनी इसराइल की जो एक्सपोर्ट है वो पिछले 10 साल के अंदर ट्रिपल हुई है। इस वक्त $15 बिलियन की सेल किया आर्मामेंट की इसराइल ने। दुनिया में इसकी पॉपुलेशन तो 0.115% है। 1 करोड़ पॉपुलेशन अगर मैं इसराइल की निकालूं, ज्यूज की नहीं, इसराइल की निकालूं, तो 115 पॉइंट लगा के उनकी पॉपुलेशन है। एक्सपोर्ट वो करते हैं 3 बिलियन से ज्यादा। आप अंदाजा लगाइए कि ऑलमोस्ट 50% इंडिया कस्टमर है इसराइल के वेपन्स का, और उसमें से 25% कस्टमर कौन है? मिडल ईस्ट के मुसलमान मुल्क। तो जब आप इसराइल से असला लेते हैं तो आपको ये भी खतरा ना आपकी ट्रेनिंग होगी, आपके स्पेयर पार्ट रुक जाएंगे, आपके कोड ब्लॉक कर दिए जाएंगे, आपका सॉफ्टवेयर जैम कर दिया जाएगा। तो वो नहीं बोलते, इस तरह मजबूरी है। लेकिन अगर हम बिगर पिक्चर देखें तो अनफॉर्चुनेटली ये देखें, इस पूरे खत्ते में सबसे ज्यादा जो भी हेजमोनिक डिजाइन है इसराइल के, कम इसराइल प्लस अमेरिका, किसके सबसे बड़ी हर्डल कौन है? सबसे रेजिलियंट कौम एक ही रह गई है, वो ईरान है, और इनके लोग हैं, उनकी लीडरशिप है। जब ये किसी तरह से सबसर्वेंट हो जाती है तो शायद प्राइस अरब मुल्कों को नहीं पता कि उनके लिए क्या होगी, कि जब ये रेजिस्टेंस ही खत्म हो जाएगी तो उसके बाद क्या रह जाएगा उनके पास। तो ये अनफॉर्चुनेट पार्ट है। लेकिन ये डिटेक्ट भी होने चाहिए थे, रिपोर्ट भी होने चाहिए थे। लेकिन जो मसलतन आप शुरू में आपने इंट्रो में कहा कि साइलेंट ऑब्जर्वर मोस्टली मुल्क बने हुए हैं, अमेरिका बैक कर रहा है, ऑब्वियसली। और अफसोस उन ममालिक पर होता है। मैं जरा जनरल साहब आपकी तरफ आती हूँ, फिर मुनी मैं आपकी तरफ आती हूँ। जनरल गुलाम मुस्तफ़ा हमारे साथ मौजूद हैं, और हमें वकार रिजवी ने भी गालिबन ज्वाइन कर लिया है। वकार रिजवी बैनुल-अक़वामी अमूर पे गहरी नज़र रखते हैं, और इंटरनेशनल मीडिया पर आप वकार को देखते भी होंगे। बतौर एंकर भी वकार ने काम किया, और बतौर तज्ज़ियाकार भी शिरकत करते हैं बहुत से प्रोग्राम्स में। और वकार, सुबह से आप काफ़ी प्रोग्राम्स में जा रहे हैं इंटरनेशनली, शायद CNN, फॉक्स न्यूज़ पे भी आप अभी इंटरव्यूज़ दे रहे थे, तो बहुत शुक्रिया आपने हमें ज्वाइन किया। अच्छा जनरल साहब, मैं पहले आपकी तरफ आना चाहती हूँ, फिर मुनीवर वकार आपकी तरफ आती हूँ। जनरल गुलाम मुस्तफ़ा, आप पूरी सूरत हाल को कैसे देख रहे हैं? जैसे कि खालिद चिश्ती साहब जो मेरे साथ बैठे हुए हैं भी स्टूडियोज़ में, एयर कॉमोडोर, तो उन्होंने भी बड़ा एक्सप्लेन किया कि अगर किसी की नीयत हो तो जो रडार पर जब जहाज़ आ रहा होता है तो उसको रोका जा सकता है, मार गिराया जा सकता है। लेकिन देखिए 200 जहाज़ सर, ये बहुत बड़ा एक फिगर है। और सबसे बड़ा अफसोस ये होता है कि मुस्लिम ममालिक से होता हुआ, और अब उर्दन की बात कर लें, शाम की बात कर लें, और बाकी भी जो अरब ममालिक है उनकी भी खामोशी एक बहुत बड़ा सवालिया निशान बन गई है। ये पूरी सूरत हाल को आप कैसे देख रहे हैं? और इसराइल जो है, क्या ये इलाकाई बालादस्ती के ख्वाब की हम कह सकते हैं कि एक नई चाल है जिसका आगाज कर दिया गया? देखिए, इसका एक और पहलू इस हम बात नहीं कर रहे, है कि क्या इसराइल का जो अटैक था वो ईरान के अंदर से भी उसको सपोर्ट थी। मैं समझता हूँ कि ईरान के अंदर से भी बड़ी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट थी, क्योंकि जिस किस्म के वाकयात सामने आए हैं, जिस किस्म का नुकसान सामने आ रहा है, इंटेलिजेंस सिर्फ एयर स्ट्राइक से इतना मुमकिन नहीं है। तो इसलिए मैं ये समझता हूँ आई स्ट्रांगली अग्रीड सर, उनको अंदर से, ईरान के अंदर से सपोर्ट भी हासिल थी, और उनके एलिमेंट्स ईरान के अंदर मौजूद थे जिन्होंने उनकी सपोर्ट भी की है, और साथ कुछ और काम भी किए हैं इसमें। दूसरी बात, एक तो मुस्लिम उम्मा की बात ना किया करें। देयर इज नो मुस्लिम उम्मा, ये हमारे लिए एक ऐसे ख्वाब हमने देखा हुआ है। जनरल साहब, बात तो कर सकते हैं, एक गाली जड़ी सी कर सकते हैं, मैं तनकीद तो कर सकती हूँ, मैं सवाल तो उठा सकती हूँ, मतलब दुख होता है ना, तकलीफ होती है, बात तो कर सकते हैं ना, शायद किसी का जमीर झंझोड़ा जा सके। देखिए, मैं आपके साथ आवाज मिला के बात कर रहा हूँ जी। मैं भी आपकी बात वही कर रहा हूँ। जी जनरल साहब। नंबर 3, ये अभी चिश्ती बता रहे थे, मैं साथ समझता हूँ कि सऊदी अरेबिया को, कतर को,
यूएई को, इनके पास सारे जदीद रडार सिस्टम मौजूद हैं, इनको पता भी होगा, इनको बताया भी गया होगा, और अगर ये डायरेक्टली नहीं तो इनडायरेक्टली कंप्लिसिट हैं सारे इस नुकसान में। और आप अगर दुनिया का मशरिक़ वस्ता का नक्शा खासतौर पर उठा के देख लें, तो गुज़श्ता तकरीबन 30 सालों में जो तब्दीलियां आई हैं, मेरा नहीं ख्याल है कि 1995 में या इवन 2000 में कोई इमेजिन कर सकता था कि जो सो कॉल्ड हमारे मुस्लिम मुल्क हैं उनका क्या हशर होगा। ये आप शुरू करें लिबिया, सीरिया, इराक, कहीं चले जाएं, आप जहां भी चले जाएं, कहीं भी आपको नजर आएगा कि ये बाकायदा एक मंसूबे के तहत जो काम हो रहा था उस पर काम चला गया। इसके ऊपर हमें सरप्राइज इस बात की नहीं कि ईरान के ऊपर हमला हुआ है, सरप्राइज इस बात की है कि हम खुद अपने आप को ये झुटलाते रहते हैं कि नहीं ऐसी बात नहीं है, वो कभी ऐसी बात नहीं करेगा। देखिए ये डायरेक्टली कंट्रोल्ड, मैनेज्ड एंड एक्सिक्यूटेड ऑपरेशन जो है, अमेरिका के साथ पूरा पूरा शरीक था। अमेरिका की पूरी शराकत के बगैर ये पॉसिबल नहीं था। अमेरिका बड़ी बेड़ा इस खत्ते में मौजूद है, अमेरिका की सपोर्ट यहाँ मौजूद है इसकी। और नंबर 3, इसमें ये भी मत भूलिए कि ईरान ने जो गलती की है भारत को अपने खत्ते, अपने मुल्क की जगह देकर, और भारत की अशदवानियां हमसे छुपी हुई नहीं है। भारत ने ईरान के में बैठकर भी पाकिस्तान के खिलाफ काम किया है। इसमें इजराइल, अमेरिका, भारत, 3 इंतहा पसंद सोचें जो है दुनिया की इस वक्त यकजा हैं, और ये सोचें किस तरफ जा रही हैं इसके बारे में मेरा ख्याल है कि हमें कुछ शक शुबा रह नहीं जाना चाहिए। तो इसलिए पाकिस्तान को चाहिए कि अपने आप को न सिर्फ तैयार करे, ज़हनी तौर पर, फिजिकली, हर तरीके से अपनी हिफाजत के लिए तैयारी करे, और अपने दोस्त ममालिक जो पाकिस्तान के साथ खड़े हैं उनके साथ मिलकर बाकायदा एक स्टडी के काम करे। क्योंकि हम कौम मुद्दा की बात कर रहे हैं, कौम मुद्दा ने क्या कर लिया, गजा के ऊपर जो बात हुई कुछ नहीं कर सके, इसको किसी ने कोई उसको कंडेम नहीं किया। पूरी मगरबी दुनिया इजराइल के साथ खड़ी हुई है, वो कैसे ईरान को कंडेम करें, कैसे अब देखिए नरेंद्र मोदी की आपने ट्वीट देखी होगी, खैर भारत और नेतन्याहू, नरेंद्र मोदी तो मेरे ख्याल से बिल्कुल वो बिछड़े हुए भाई लगते हैं अपनी इस तरह की सोच के हवाले से। मैं ये भी कह रहा हूँ कि भाई इसमें ये तीनों ट्रम्प साहब की ट्वीट आपने देखी होगी। जी बिल्कुल, तीनों मौजूद हैं इसमें, और तीनों ने मिलकर ही काम किया है। ईरान को ये बात भी समझ आ गई होगी कि पाकिस्तान के साथ मामलात को बिगाड़ तो मैं नहीं कहूंगा, बेहतरी कर नहीं लाए, और भारत को तरजीह दिया तो आज उसका नुकसान भी उठा रहा है। ठीक है मुनीब, मैं आपकी तरफ आना चाहूंगी। मुनीब, आप पूरी सूरत हाल को कैसे एनालाइज करेंगे? एक तरफ देखें सदर डोनाल्ड ट्रंप जो थे उनको ऑलरेडी पता था, उससे पहले जो अमेरिका की तरफ से बयान आया, जब सुबह ये खबर ब्रेक हुई तो क्या बयान आता है कि जी अमेरिका तो इसमें बिल्कुल इन्वॉल्व नहीं है, अमेरिका का कोई लेना देना नहीं है। अब जो डोनाल्ड ट्रंप की जो ट्वीट है उसने पूरी कलई खोल के रख दी है। क्या आखिर हो क्या रहा था? नरेंद्र मोदी तो पहले से नेतन्याहू के साथ खड़ा हुआ है, उनकी भी ट्वीट आपने देख ली होगी किस किस्म की वहां से आवाजें आ रही हैं। अभी बल्कि मैं एक ट्वीट पढ़ रही थी, ये रॉ का, ये समझ लें कि ये रॉ का की तरफ से ऑपरेट किया जाता है अकाउंट, और इसने लिखा जी इसराइल सिर्फ इसराइल के लिए नहीं लड़ रहा, बल्कि ये इंसानियत के लिए, ह्यूमैनिटी के लिए लड़ रहा है, और अगर आप इसराइल के साथ नहीं हैं तो फिर आप इस्लामिक जो टेररिज्म है उस पर उसने कमेंट्स किए हुए हैं कि आप इस्लामिक टेररिज्म के साथ हैं। अच्छा। और ये अब खुलेआम ये जो रॉ के अकाउंट्स हैं, जो सबको पता है कि किसी से ढकी छुपी बात नहीं है, वो इसराइल के साथ खड़े हुए हैं, और अमेरिका की जो पुष्पनाई है कि हद तक खतरनाक साबित हो सकता है पूरे खित्ते के लिए। देखें, पहले तो रिएक्शन अमेरिका की तरफ से ये आया था, उनका जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट है मार्को रूबियो, हाँ। उसने कहा कि हम लोग इसमें मुलव्वस नहीं थे, ये जो इजराइल ने अटैक किया ईरान पे। लेकिन उसके बाद क्या होता है, बल्कि उससे पहले, मैं उससे पहले की भी बात करना चाहता हूँ। तो कोई 2 दिन पहले मिडिल ईस्ट के अंदर जितनी भी यूएस एम्बेसीज थी, ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन ने वहां से स्टाफ मेंबर्स को हटवाया है। तो दे वर मेकिंग द वे क्लियर फॉर समथिंग टू हैपन। तो ये पहले से ही समझ आ रही थी कि कुछ होने वाला है। तो जब मैंने ये खबर पढ़ी आज सुबह कि जी इजराइल ने हमला कर दिया ईरान के ऊपर, मैं हैरान नहीं हुआ था, बिकॉज आई सॉ इट कमिंग। ये होना था, नहीं तो वो इस तरह से एम्बेसी से अपने स्टाफ मेंबर्स को रिमूव ना करवाते। उसके साथ साथ हमें ये भी माइंड में बात रखनी चाहिए कि 2 दिन पहले ही माइक हकबी, जो कि एम्बेसडर हैं इजराइल के अंदर यूएस की तरफ से, उन्होंने कहा कि हम 2 स्टेट सोल्यूशन में तो बिलीव ही नहीं करते, हम पैलेस्टीनियन स्टेटहुड को नहीं पुश करेंगे। तो ये जो सालों से और दिहाइयों से एक पॉलिसी रही है ऊपर से, इवन वेस्टर्न कंट्रीज की भी 2 स्टेट सोल्यूशन, यहाँ तो खुल के कह रहे थे कि हम इसके ऊपर यकीन नहीं रखते। और साथ ही में पिछले हफ्ते यूएन की सिक्योरिटी काउंसिल के अंदर एक रेजोल्यूशन आता है, और 15 में से 14 ममालिक सीज फायर डिमांड करते हैं गाजा में, लेकिन अमेरिका उसको वीटो कर देता है। तो हमें ये दिख रहा है कि जो भी इजराइल का स्टांस है, जो भी उनकी हरकतें, जो भी उनके एक्शंस हैं, अमेरिका उसके साथ शाना बशाना खड़ा हुआ है और पूरा उनको इंडोर्स कर रहा है। तो फिर ट्रंप बिल्कुल कुछ और आज कह देते हैं, और उनका जो सा रूबियो है वो बिल्कुल कुछ और कहता है, मार्को रूबियो।
सो डोनाल्ड ट्रंप ने बिल्कुल जिस तरह आपने मेंशन किया कि ट्रूथ सोशल नाम का जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है डोनाल्ड ट्रंप का अपना ही, अब आजकल तो इलॉन मस्क से लड़ाई हुई है तो एक्स से हट गए हैं, वो अपने ही प्लेटफॉर्म पे हैं, तो वहाँ उन्होंने एक बड़ा लंबा एक मिनी ऐसे लिखा हुआ है और उस ऐसे के अंदर उन्होंने मेंशन किया है कि ईरान को मैं अभी भी कहता हूँ न्यूक्लियर डील करो, नहीं तो फिर ये हो जाएगा वो हो जाएगा, इससे ही बहुत बुरा होगा। अच्छा, ये भी मुझे समझ नहीं आई यानी इसको आप खुले आम धमकी कह सकते हैं, धमकी। और लेकिन आप ये देखें कि डोनाल्ड ट्रंप वही सदर है ना जिससे अपनी पहली टर्म के अंदर जो ईरान के साथ न्यूक्लियर डील हुई थी बराक ओबामा के जमाने में 2015 की, उस JCPOA यानी जॉइंट कॉम्प्रिहेंसिव प्लान ऑफ एक्शन नाम की डील को किसने वायलेट किया था, किसने कहा था हम इस एग्रीमेंट को खत्म कर रहे हैं? डोनाल्ड ट्रंप ने। तो अब वही डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं कि ईरान हमारे साथ न्यूक्लियर डील करे, तो पहले आप निकले ही क्यों उस डील से बाहर? तो यहाँ एक चीज दिख रही है कि एक तो डोनाल्ड ट्रंप इज वेरी इनकंसिस्टेंट, वो खुद को कॉन्ट्रडिक्ट करते रहते हैं, ही इज वेरी इरेटिक, ये सबको पता है, वो एक बात पे टिकते नहीं है। लेकिन जो एक चीज है जिसपे वो टिके हुए हैं, ही इज अ हार्ड लाइनर एट दैट, वो है जो इजराइल का वो साथ देते हैं और डट के साथ देते हैं, वो हम लोगों को दिख रहा है। ठीक है वकार, आपको क्या दिख रहा है, आप कैसे देख रहे हैं? क्या ये पूरे रीजन के लिए एक बड़ी एक डेंजरस सी सूरत हाल हम देख सकते हैं कि जिसमें हम सब खुदा ना ख्वास्ता एंटर हो सकते हैं, दाखिल हो सकते हैं? और अमेरिका का जो किरदार है, डोनाल्ड ट्रंप पहले किस तरह किस्म की स्टेटमेंट्स आती रहीं और फिर डोनाल्ड ट्रंप की जो ट्वीट है उसमें उन्होंने खुद ही ऐलान कर दिया कि वो किस तरह इसराइल को सपोर्ट कर रहे हैं और किस तरह इस अटैक में इसराइल के साथ कहीं ना कहीं खड़े हुए हैं। आप कैसे पूरी सिचुएशन को एनालाइज करेंगे? जैसे मैं अभी आ रहा था इंटरव्यू के लिए आपसे बात करने के लिए, वो इरानियन टीवी पे बात कर रहे हैं कि फोर्डो न्यूक्लियर प्लांट को भी अब अटैक किया जा रहा है। फोर्डो न्यूक्लियर प्लांट जैसे सब जानते होंगे पैनल पे इज वन ऑफ द मेन न्यूक्लियर प्लांट्स इन ईरान। तो नटान्स के बाद फोर्डो इज द मेन न्यूक्लियर प्लांट एंड इट्स क्वाइट डीप। तो ये है कि बंकर बस्टिंग बॉम्ब्स जो इजराइल यूज करेगा, जो पहले हिजबुल्लाह में यूज कर चुका है, नसरुल्लाह की डेथ उसी में हुई थी, असैसिनेशन उसी में हुई थी, बंकर बस्टिंग बॉम्ब्स में। तो this issue of the nuclear energy and if there is a leak from any of these plants is obviously a very large one for the region. आपको याद होगा कुछ महीने पहले कतरी फॉरेन मिनिस्टर ने भी इंटरव्यू में यही बात की थी कि if there is an attack by Israel on any nuclear sites of Iran, that will have ramifications obviously throughout the region. GCC ममालिक जो हैं are just across the water, तो आप खुद ही सोच सकते हैं कि उसके ramifications क्या होंगे. Now as far as American role जो इसमें है वो यही है ना कि पहले भी we've been here before. जब मैं ईरान में था, I was in Iran for 13 years. Previous जो nuclear deal जब sign हुई थी first round में रूहानी administration के दौरान, सब लोग यही कह रहे थे कि Iran was played, that the Americans made a fool of Iran by promising things but not obviously, fulfilling those promises. Abhi yehi hua hai. Abhi exactly yehi hua na, I was about to say the same. Tried the carrot and stick approach, right? So he tried the carrot first by saying कि आप आइए talks में आइए, Oman में हम मिलते हैं, हम कुछ deal करते हैं. But at the same time, he was essentially giving Israel time to prepare because obviously ऐसे इतनी detailed or organized attack takes time to be able to fulfill. अंदर से आपको पता है कि there must have been very high infiltration within the very high ranks of the military in Iran and the IRGC to be able to carry out such an attack. Without inside information, ये attack नहीं हो सकता था. So that all took time. So I feel like the Iranians did to a certain extent get played. मगर अब आगे देखना पड़ेगा कि how the Iranians exactly attack. कहे जा रहे हैं कि we will respond. They've spoken about drones that have possibly been sent, मगर उसके अभी तक कोई effects or consequences नजर नहीं आए हैं. ठीक है, अच्छा मैं एक और चीज़ आपसे पूछना चाह रही हूँ। आप चूंकि ईरान में भी 13 साल तकरीबन रहे, यू जस्ट मैंशन दैट, और मैं एक सवाल छोड़े जाती हूँ वकार, इसी सवाल से हम वापस आएंगे कि इंटेलिजेंस फेलियर किस हद तक लग ईरान की जानिब से, क्योंकि पहले भी हमने देखा कि जब इब्राहिम रईसी जो थे सदर, उनको किस तरह शहीद किया गया, और अभी भी देखा जाए तो आप देखें कि आपके पासदारान इनकलाब के जो सरबरा, फिर आपके 3 कमांडर्स इंक्लूडिंग चीफ, उसके बाद आपके 6 साइंसदान, इन सबको शहीद कर दिया गया। तो क्या इंटेलिजेंस फेलियर जो था वो ईरान की तरफ से नहीं था, उनको कुछ समझ नहीं आया? इस पे बात करेंगे ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाजरीन, एयर कॉमोडोर रिटायर्ड खालिद चिश्ती साहब मेरे साथ मौजूद हैं। मुनीब, आपका भी बहुत शुक्रिया दोबारा से ज्वाइन करने के लिए। जनरल रिटायर्ड गुलाम मुस्तफ़ा साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं, और वकार रिजवी भी मेरे साथ मौजूद हैं। आप सबकी इजाज़त से मैंने वकार के लिए एक सवाल छोड़ा था, तो वकार को चूंकि इजाज़त भी लेनी है, वकार ने जाना है कोई 7-8 मिनट के बाद किसी और चैनल पे, बल्कि खालिद साहब आपने भी कहा था कि मुझे ज़रा जल्दी छोड़ दीजिएगा, और मुनीब हमारे साथ होंगे, जनरल गुलाम मुस्तफ़ा भी होंगे, और 2 मेहमान और भी हमें ज्वाइन करेंगे। तो मैं जल्दी से वकार ज़रा आपका टेक लेना चाहूँगी इस पर कि जो मैंने सवाल छोड़ा था मैं ज़रा दोहरा देती हूँ जिन लोगों ने अभी ट्यून इन किया है सुनो न्यूज़ को, कि ईरान की जानिब से कितना बड़ा ये इंटेलिजेंस फेलियर था
क्योंकि आप ये देखें कि आपके 3 कमांडर्स उनको शहीद कर दिया गया, उसके अलावा 6 साइंसदानों को शहीद कर दिया गया, पासदाने ने इनकलाब के सरबराह मतलब इंक्लूडिंग चीफ 3 कमांडर्स। तो ये कोई छोटा हमला नहीं था। तो मेरा तो मानना ये कि जब तक अंदर से बैठ के कोई काली भेड़ का लफ्ज में इस्तेमाल करो तो गलत नहीं होगा, कोई ब्लैक शिप अंदर मौजूद होंगे, अंदर से बैठकर कोई इस हद तक रिपोर्टिंग ना करे तब तक इतने अंदर तक जाके कोई अटैक नहीं कर सकता। जी, I completely agree. इसमें definitely inside job था काफी हद तक, and as I said काफी senior level तक probably inside agents हैं इजराइल के या अमेरिका के, दोनों के possibly हो सकते हैं, and without them of course their guidance and help ये नहीं हो सकता था, because obviously as you can imagine Natanz और Fordo जो facilities हैं, because they are so sensitive, आप खुद ही imagine कर सकते हैं airspace around them should be very tightly controlled as well. So the fact that the Israelis continue to be able to attack and get through the airspace defenses जो भी अभी उन areas में specifically हैं ईरान के, that's very telling as well. कुछ ना कुछ behind the scenes हो रहा है जो हमको obviously बताया नहीं जा रहा है, but इसलिए भी हम लोग इसलिए सुनते रहते हैं हर कुछ महीने पे ईरान में कि agents पकड़े गए हैं, agents arrest हुए हैं। आपने भी I'm sure report किया होगा इस बारे में कि agents are always being caught. तो this is an ongoing thing. आपको पता है कि ईरान ने भी यही recently किया, जो thousands of documents जो ईरान को मिले about Israel's nuclear weapons program, वो भी through agent ही थे, 2 agents जो पकड़े गए within Israel. So I think this is a back and forth game. ये सिर्फ unique नहीं है to Iran. Yes, of course, intelligence failure है, मगर I don't want to just sound like I'm bashing the Iranians either. This is a game, this is the world we're living in now. Obviously, intelligence and inside agents play a huge role. ठीक है। अच्छा खालिद साहब, मैं आपसे जानना चाहूँगी कि अगर पूरी हम सूरत हाल में, क्योंकि कहते हैं ना कि आप दोस्त तब्दील कर सकते हैं, पड़ोसी अपना नेबर तब्दील नहीं कर सकते। ईरान हमारा नेबर है, अफ़गानिस्तान हमारा नेबर है, भारत हमारा नेबर है, चाइना है। चाइना की अगर हम सूरत हाल की बात करें, वो इस पूरी सिचुएशन को कैसे एनालाइज कर रहा होगा? क्योंकि बहरहाल जो ईरान है वहाँ पे इसकी जो भारी भरकम हम कह रहे हैं कि सरमायाकारी इन्वेस्टमेंट मौजूद है, तो चाइना इस सूरत हाल में उसका क्या रोल हो सकता है आगे के लिए अगर बात कीजिए? देखिए, पिछले कई दिहाइयों से आप देख रही हैं कि चाइना अपनी इकोनॉमिक डेवलपमेंट पर ज़्यादा फोकस कर रहा है। वो रीजनल कॉन्फ्लिक्ट्स में सपोर्ट या सपोर्ट ना दे के किसी तरह पार्टिसिपेट तो करता है, बट अमेरिका की तरह नहीं कर रहा। आपने जिस तरह अमेरिका की ऑफेंसिवनेस देखी है, पीछे अमेरिकन प्रेसिडेंट रोज बयान, कितने बयान सुबह से दे चुके हैं इसी, तो अमेरिका भी तो चाइना को अपने लिए बहुत बड़ा खतरा समझता है। वो खतरा है, लेकिन आपके चाइना देखें सिर्फ फॉरेन ऑफिस के बयान आएंगे तो उस तरह एग्रेसिव बयान भी नहीं दे रहे, वो टू टॉक ऑफ अदर मिलिट्री सपोर्ट। तो मुझे नहीं लगता कि वो इसी तरह कन्फ्रंट करेंगे जिस तरह अमेरिका सपोर्ट कर रहा है, वो उसको कन्फ्रंटेशन में इसराइल को अमेरिका तो खुल के सपोर्ट वो तो खुल के कर, लेकिन चाइना अनफॉर्चुनेटली मुझे नहीं लगता कि वो अपनी इस नेशनल इंटरेस्ट इस तरह कॉम्प्रोमाइज समझता है कि वो इतना खुल के आए जिस तरह अमेरिका आ रहा है। ये बदकिस्मती ये है। अब आप देखिए कितनी मैसिव इंटेलिजेंस सपोर्ट अमेरिका दे रहा है अटैक करते वक्त, कि ये जो बंकर है नातान का, जो इनका न्यूक्लियर प्लांट है, वो मैंने एक बार रिसर्च कर रहा था तो 80 से 100 फुट अंडरग्राउंड है। ठीक है, इतना डीप सिर्फ एक बंकर बस्टर कोई मिसाइल जो अमेरिका के पास है सिर्फ, अनलेस वो इजराइल को दे दे, जो ऑफिशियल अमेरिका नहीं मानता कि हमारे पास है, ये हिट ही नहीं हो सकते। और आपने जो पिछला सवाल किया, लाइक टू कनेक्ट बैक, मैंने अभी भी पढ़ रहा था बहुत सारे इंटरनेशनल रिसोर्सेज कर रहे हैं। जरा दोहरा दीजिए जो आपने कहा कि जी अंदर से इंटेलिजेंस जब तक ना मिली हो। सर वो तो पक्की बात है ना, देखें अंदर से कोई रिपोर्टिंग अगर नहीं कर रहा तो इस हद तक वो कैसे जा सकते हैं? मैंने तो ये अभी पढ़ रहा था। और ईरान को बड़ी नजर रखनी होगी आइंदा कि ये क्या हो रहा है, अपने अंदर की सफाई पहले शुरू करें ना कि कौन है जो अंदर से। इब्राहिम रईसी वाला भी अगर आपको याद हो, वो भी था, उसका था जो हमास वाला जो था, हानिया इस्माइल हानिया, उनकी टारगेटिंग की गई, फिर उनका एक न्यूक्लियर साइंटिस्ट हाईवे पे मारा गया था, जब कहा था बदला लेंगे, नहीं हुआ। और अब 6 साइंटिस्ट मारे गए। 6 साइंटिस्ट कौन बताता है? 3 कमांडर। मैंने यहाँ तक अभी मैं एक इंटरनेशनल वेबसाइट पे पढ़ रहा था, वो ये कह रहे हैं कि ट्रांसमीटर जमीन से की गई हैं लोकेशंस। दैट मीन्स अगर किसी ने, मैं यहाँ बैठा हूँ और टेबल के नीचे कोई रख दे तो एवरीबडी नोज कि मैं यहाँ बैठा हूँ, तो तभी टारगेटिंग हो सकती है। आपने देखा फ्रेट्रिसाइड नहीं हुआ, साइड डैमेज कोई ज्यादा अनाउंस नहीं हो रहा कि कोई एक जनरल बैठे हैं जहाँ पे, कोई और मेजर जनरल भी होंगे। अब वो सर इंटेलिजेंस फेलियर की बात, और कौन था जो वहां तक पहुंचा? इतनी प्रिसाइज, और इतनी, जनरल मुस्तफा ने शुरू में कहा था कि इतनी इन्फिल्ट्रेशन हो चुकी है, वो भी लुक इनवर्ड करना पड़ेगा ईरान को बिफोर अपॉइंटिंग एंड टेकिंग ऑन दिस थिंग। हर वो उनकी मूवमेंट तो शायद विजिबल हो रही है, क्योंकि वो कह रहे हैं कि हम इसका जवाब देंगे, शुरुआत आपने की एंड हम करेंगे, तो फिर उसके लिए पहले आप अपने अंदर भी देखेंगे ना कि कौन है जवाब भी ना पहले, जिस इस शुरुआत में जिसने साथ दिया उनका अंदर से बैठकर। एग्जैक्टली, और आपका जवाब भी ना पहले पहुंच जाए उनके पास कि ये जवाब आ रहा है।
अगर इतनी ये बड़ा ये आपने इंटरेस्टिंग बात की है, अगर इतनी बड़ी गहरी पेनिट्रेशन बात हो चुकी है, Exactly. इम्प्रेग्नेबल नहीं रहा इनको हाँ। सिक्योरिटी तो ठीक। बहुत ज्यादा होनी चाहिए। अगर उसके बावजूद ये है तो ईरान को वरी करना चाहिए। नो डाउट रेजिलियंस अपनी जगह होती है, लेकिन दे नीड टू लुक इनवर्ड कि ये कैसे है। इतनी प्रिसाइज साइंटिस्ट, पासदान इनकलाब की लोकेशन, ठीक है। आर्मी चीफ, द मोस्ट आई थिंक सिक्योर्ड बंदा जो होना चाहिए था वो आर्मी चीफ होना चाहिए था, टॉप लीडरशिप होनी चाहिए। और इन हालात में जब मेरे जैसे बंदे को भी सुबह पता था कल यस्टरडे, आई न्यू कि आज शायद रात को अटैक शायद हो जाए। कैसे वो एक जगह थे, जैसे मुनीब ने भी मेंशन किया कि उसके लिए ये बड़ी शॉकिंग न्यूज़ नहीं थी। एक जगह कैसे रखा गया, उनको डिस्पर्स क्यों नहीं किया गया? हम सबको अंदाजा था ये हो सकता है। हिडन प्लेसेस पे क्यों नहीं शिफ्ट कर दिया गया, उनको छुपाया क्यों नहीं गया, कंसील क्यों नहीं किया, डुप्लीकेट फेक क्यों नहीं उनकी मूवमेंट दिखाई आप आर्मी गई? चीफ देख लें, उसके अलावा आप उनके चले साइंसदान देख लें, उससे पहले उनके प्रेसिडेंट इब्राहिम रईसी को देख लें, वो देख लें, हमास के पे सरबराह जो थे। अच्छा जनरल साहब, मैं आपकी तरफ ये सवाल लेकर आ रही, जाने गुलाम मुस्तफा साहब, आप इसमें अगर कुछ ऐड करना चाहे। दूसरा यही सवाल कि अंदर से अगर कोई रिपोर्टिंग कर रहा था, अब ये खालिद साहब ने बड़ा अहम सवाल उठा दिया कि ये रिटेलिएट करेंगे या बदला लेंगे, ईंट का जवाब पत्थर से देंगे, लेकिन वो जवाब भी पहले ही पहुंच जाए अंदर अगर कोई रिपोर्टिंग करने बैठा हुआ है, तो ये इनको अपने भी अंदर झांकना होगा, देखना होगा कि आखिर कौन है जिसने साथ दिया। हम सबका मेंशन किया, आप कासिम सुलेमानी का भूल गए जिनको इराक में शहीद किया गया था इसमें। तो ये तो उसके अलावा ये पहली दफा नहीं है, ईरान के न्यूक्लियर साइट्स पे अटैक हो चुके हुए हैं, ईरान के साइंटिस्ट को पहले भी शहीद किया जा चुका है। ये आज से नहीं हो रहा, ये कुछ था। अगर आप थोड़ा उठाएंगे इसको पलटेंगे तो बहुत सारे आपको ऐसे वाक़यात नजर आएंगे जिसमें ईरान को इससे नुकसान पहुंचाया गया। ईरान के अंदर बहुत ज्यादा पेनिट्रेशन है, वहां पे एक तो ज्यूज की तादाद बहुत ज्यादा है, दूसरा बदकिस्मती ये है कि जो ईरान की जो लीडरशिप है और बाकी जो अवाम है, इनके दरमियान शायद वो स्ट्रॉन्ग बॉन्ड नहीं है जो होना चाहिए था, जिसकी वजह से आप देखेंगे कि बहुत से ऐसे लोग मिल जाएंगे जो काम कर रहे हैं। ये डेफिनेटली ईरान को पहले अपनी सफेद साफ करनी चाहिए, क्योंकि और दूसरा ये है कि ईरान बहुत बड़ी बड़ी बातें करने से गुरेज करे, क्योंकि इससे पहले भी ईरान ने बड़ी बड़ी बातें की हैं, लेकिन वो अपने जो इक़दाम थे उनको किसी जगह जस्टिफाई नहीं कर सका कि हम ये कर देंगे वो कर देंगे। इजराइल ने, अमेरिका ने मिलकर बड़े आसानी से देखिए हिजबुल्लाह को खत्म कर दिया, ईरान कुछ नहीं कर सॉरी मैं जाने साहब आपकी बात काट रही हूँ, सॉरी जाने साहब मैं आपकी बात इंटरप्ट कर रही हूँ। एक ज़हन में सवाल आता है आपकी बात से, आपने कहा ईरान को बड़ी बड़ी बातें नहीं करनी चाहिए। चले इस बात को मैं आपके कमेंट को बिल्कुल आई एग्री, लेकिन सर अब ये इतवार को अमेरिका और ईरान के दरमियान ये जो छठा राउंड होने जा रहा था मुज़ाकरात का, ये होने जा रहा था, और उससे सर 2 दिन पहले, मतलब एग्जैक्टली 2 दिन पहले ये हो जाता है इसराइल की जानिब से, और किस तरह ट्रम्प सपोर्ट करता है, तो इट मीन्स कि उनको अंदाजा हो गया था कि आने वाले वक्त में जो इनका न्यूक्लियर प्रोग्राम है, जो बॉम्ब बनाने के करीब पहुंच चुके हैं, जो इनके लिए बहुत बड़ा खतरा था, वो भांप चुके थे, तो तभी तो ये अटैक हो गया। ईरान की ताकत को भांप चुके थे। लगा के ईरान को बाकायदा बातों में लगा के नेगोशिएशन टेबल पे ला के ईरान के गार्ड्स डाउन हुए। ईरान ने तो पूरी सिचुएशन में, जिस तरह कहते हैं, ईरान वाज प्लेड ऑल थ्रू, और अब ईरान उसकी प्राइस पे कर रहा है उसके लिए। मैं भारत का भी जिक्र कर रहा था इसमें, हमें मत नहीं भूलना चाहिए कि भारत भी वहां पर मौजूद है। तो जनरल साहब इससे जिसे आप अब इसको एनालाइज कर रहे हैं, तो अमेरिका का क्या इमेज रह गया, डोनाल्ड ट्रम्प साहब का क्या इमेज सामने आया? अमेरिका को इमेज की फिक्र नहीं है ना, फिजा, अमेरिका को इमेज की फिक्र नहीं है। अमेरिका को इमेज की किस लिए फिक्र है भाई? उन्हें खुद दुनिया में सबसे ज्यादा अगर ह्यूमन राइट्स वायलेशन की है तो अमेरिका ने की है, उसके बाद फ्रांस ने की है, बरतानिया ने की है। इनको क्यों फिक्र होगी? इनको ट्रम्प सब दावे बहुत बड़े बड़े करते हैं ना, फिर वो डुअल फेस्ड रजिस्टर हो जाएंगे कुछ अरसे बाद के, दो चेहरे हैं इनके, इधर कोई बात करते हैं उधर कोई। आपको याद होगा यूक्रेन वाला मामला, जब तक रशिया यूक्रेन की जंग में 24 घंटों में रुकवा दूंगा, उसके बाद यूक्रेनी सदर के साथ बैठ के उन्होंने जो किया था, तज़हीक अमेज़ उनका रवैया था, वो भी सबके सामने है। लेकिन आप बाद में कश्मीर के मामले में कहा मैं मीडिएटर का किरदार अदा करूंगा। जी आपने ये देखे ना, जब बाद में आपको उनको सदर को जिस तरीके से उन्होंने तस्दीक का निशाना बनाया, उसके बाद आप जो यूक्रेन ने किया रूस के साथ, आप क्या ख्याल है यूक्रेन भी काबिलियत थी कर सकता है वो इसकी तो हमें पता नहीं किस दुनिया में रहते हैं। अमेरिका डबल नहीं ट्रिपल चबल गेम खेलता है, उसमें हमें शक नहीं होना चाहिए। मैं बार बार इसलिए जिक्र कर रहा हूँ कि पाकिस्तान हैज टू वॉच आउट, पाकिस्तान मस्ट वॉच आउट। पाकिस्तान का और इंडिया का जिन्होंने सीज फायर कराया है, जिन्होंने अपने मकसद के लिए कराया, पाकिस्तान की बेहतरी के लिए नहीं कराया उन्होंने। वी हैव टू वॉच आउट, वी हैव टू वेरी वेरी कहते हैं ना अलर्ट कि हमारे साथ खुदा ना खास्ता कोई इसके हाथ ना हो जाए। मैं बार बार इस चीज का जिक्र इसलिए कर रहा हूँ कि दुनिया में 3 इंतहा पसंद सोचे हैं इस वक्त। नंबर 1 ज्यूइश ज़ायनिज़्म, तो आपने देख लिया सामने है। क्रिश्चियन ज़ायनिज़्म, वो इनसे भी ज्यादा खतरनाक है। और फिर ब्राह्मण ज़ायनिज़्म, जिसका पाकिस्तान को और दुनिया जो भारत के अंदर अक़लियत हैं उनको बराह रास्त सामना है। तो ये तीनों यकजा हैं इस वक्त, और ये तीनों जब यकजा हैं, इनका मकसद किसके खिलाफ है? ये यकजा है क्या? इनको मतलब कौन सा इनके लिए, कौन इनके पीछे पड़ा हुआ है? अमेरिका को कौन अटैक कर रहा है? अब मुझे बताइए।
भारत को किसने अटैक किया, नहीं किया किसी ने भी। इसराइल को भी, हमास का उनका आपस में आज से तो नहीं, कब चल रहा है काम सर उससे। तो इसलिए मैं समझता हूँ कि हमें बहुत, मैं बार बार पाकिस्तान का जिक्र इसलिए कर रहा हूँ कि हम शायद ये भूल ना जाए कि पाकिस्तान भी निशाने पर है। सर देखिए, जितना टेररिज्म जो है, मजहबी मुनाफरत की अगर बात करूं, ये लफ्ज़ मैं बड़ा सोच समझ के बोल रही हूँ, जितना टेररिज्म इंडिया की जानिब से फैलाया जा रहा है, हिंदुत्व जो उनकी सोच है कि हिंदुस्तान में सिर्फ हिंदू रह सकते हैं, ना वहाँ क्रिश्चियन रह सकता है, ना वहाँ सिख रह सकता है आज़ादी के साथ, ना खुली फिजा में वहाँ पे मुसलमान सांस ले सकते हैं। जात पात के जो कॉन्सेप्ट हैं, जो दलित होते हैं, उनकी निचली जात उचली जात, जो वो बातें करते हैं, खैर हमारे मजहब में तो हम जात पात के कॉन्सेप्ट उस तरह नहीं हम बात करते, इंसानियत की हम बात करते हैं। तो आप हिंदुत्व उनकी सोच देख लें, फिर आप देख लें कि इसराइल किस तरह नस्ल कुशी कर रहा है वहाँ पे मुसलमानों की, और फिर ये टेररिस्ट हमें डिक्लेयर कर देते हैं, हमारे बारे में कह देते हैं। मुसलमानों के हवाले से इतना ही एजेंडा जो इनका काफ़ी हद तक इन्होंने परवाज चढ़ाने की कोशिश की। अल्लाह का शुक्र है कि अब किसी हद तक इनके असल चेहरे भी दुनिया के सामने आया हो रहे हैं, नजर आ रहे हैं कि कश्मीर में जुल्म कौन कर रहा है, भारत। हिंदुत्व सोच को प्रमोट कौन कर रहा है, ये हिंदुत्व सोच को प्रमोट करने वाली इन जो आरएसएस के गुंडे हैं, नरेंद्र मोदी की बात कर लूं, जो आरएसएस की गोदी में पला है बीजेपी, और उनका गोदी मीडिया बीजेपी की गोदी में पल रहा है कि जो बात जो होती है उस तरह कह दी जाती है, हकाइक को छुपाया जाता है। अच्छा, इसके बाद ब्रेक का मुझे कहा जा रहा है, मेहमान मेरे साथ मौजूद होंगे। खालिद साहब, आपके 5 मिनट लूंगी मैं ब्रेक के बाद, फिर आपसे इजाजत चाहेंगे। वकार, आपका भी थोड़ा सा टाइम चाहिए होगा। जनरल गुलाम मुस्तफ़ा और मुनीब मेरे साथ कंटिन्यू करेंगे, और हमें और भी मेहमान ज्वाइन करेंगे इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाजरीन, तमाम मेहमान मेरे साथ मौजूद हैं। एक बार फिर से बहुत शुक्रिया साथ देने के लिए। आज हमारी ट्रांसमिशन का सिलसिला जारी, और ये 2 घंटे की ट्रांसमिशन है। तमाम मेहमानों के तहम्मुल के लिए भी बहुत शुक्रिया कि आपने टाइम दिया। खालिद साहब, आपको जाना है, आपने किसी और चैनल पे भी जाना है, अपीयर होना है, तो मैं आपके सिर्फ 5 मिनट चाहूँगी। तो खालिद साहब, मेरे ज़हन में एक सवाल ये आ रहा था कि जिस तरह अभी इंडिया की जानिब से जो किया गया एडवेंचर मिस एडवेंचर, फिर हमने उनको इनका जवाब पत्थर से दिया, और अभी जो हम ये देख रहे थे इसराइल का और ईरान का तनाज़ा, तो टेक्नोलॉजी का बड़ा किरदार है। तो अब टेक्नोलॉजी की सुपीरियोरिटी अगर नहीं होगी तो क्या कोई जंग लड़ सकेगा? साथ ही मैं मेंशन करना चाहती हूँ कि कई बार टेक्नोलॉजी जो होती है, आपने एक नीयत की बात की थी, फिर एक जज्बा ईमानी भी होता है, जहाद का जज्बा। राफेल लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के 4.5 जनरेशन के तैयार हैं, और बड़ा मान था, बड़ा तकब्बुर था नरेंद्र मोदी को और पूरे इंडिया को, हमारे पर राफेल है। पहले तो मिग 21 थे, और आपको याद होगा जब इन्होंने पहले मिस एडवेंचर करने की कोशिश की थी पुलवामा वाला, तो उन्होंने कहा था काश हमारे पास राफेल होते। अब तो राफेल थे, हमने 3 राफेल उनके मिनटों में गिरा दिए, 4 तैयारे हमने उनको गिरा दिए। फिर उसके बाद हमारे जो टेक्नोलॉजी थी, टेक्नोलॉजी के साथ साथ हमारे जो पायलट्स का जज्बा था, वो बड़ा मैटर करता है। तो नीयत और जज्बे का इसमें कितना किरदार होता है, तो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी का भी कितना किरदार होता है, इसको जरा अच्छा से एनालाइज कर दीजिए। देखिए, मैं समझता हूँ कि जब भी किसी मुल्क ने जंग पर जाना है जी, तो उसके लिए जस्टिफाइड कॉज पहले होनी चाहिए। क्या बात है। और जस्टिफाइड कॉज होगी तो जस्टिफाइड वॉर होगी, जस्टिफाइड वॉर होगी तो जस्टिफाइड आर्म फोर्सेस की परफॉर्मेंस होगी। क्या बात है सर, आपने कितनी खूबसूरती से उसको बयान किया। हिंदुस्तान और हमारे में सबसे बड़ा फर्क ये था, हिंदुस्तान और हमारे में ये बड़ा फर्क था कि हमारे पास कॉज जस्टिफाइड थी, हम अपने सर्वाइवल और सॉवरेनिटी के लिए लड़ रहे थे, इसी वजह से हमारी वॉर जस्टिफाइड थी। और आपने नोट किया कि हमारी आर्म फोर्सेस की परफॉर्मेंस और खासतौर पर एयरफोर्स की परफॉर्मेंस फुली जस्टिफाइड थी, और वो अपनी झूठी अना की तस्कीन के लिए लड़ रहे थे। हिंदुस्तान के पास कॉज जस्टिफाइड नहीं थी, इसलिए वॉर जस्टिफाइड नहीं थी, इसीलिए उनकी परफॉर्मेंस जस्टिफाइड नहीं। जबरदस्त। अब आते टेक्नोलॉजी पर, जो आपने कहा। मैं जब भी उन दिनों में जब ये वॉर चल रही थी हिंदुस्तान के साथ, तो लोग मुझे पूछते थे कि पाक फिजाइया का सबसे बड़ा एज क्या समझते हैं आप? तो मैं ये कहता था सबसे बड़ा हमारा एज है हमारी जज्बा ईमान, जो नंबर वन अल्हम्दुलिल्लाह जो कॉज कैटेगरी में आता है, ये ज़हन में रखिएगा, वो कॉज कैटेगरी में आता है। नंबर 2 हमारा होता है क्वालिटी ऑफ ट्रेनिंग। क्वालिटी ऑफ ट्रेनिंग वही है जो इंटीग्रेशन करते हैं आप टेक्नोलॉजी सर, बल्कि अगर आपकी मैं इजाजत चाहूँ तो आपने मेरे लास्ट प्रोग्राम में भी बात की थी, और बड़ा मुझे फीडबैक भी आया था, लोगों ने बड़ी तारीफ की थी, और वो बात बड़े गौर से सुनी गई थी। मैं चाहती हूँ जरा दोबारा आज नाजरीन को आप MM आलम साहब की जरा यादें ताज़ा कर दें। जना साहब, आप भी सुन रहे हैं, और मुनीब आप भी जरा सुनिएगा कि सर ने MM आलम साहब के साथ काम किए, सर के सीनियर थे, और वो बताते हैं कि जब मेस में वो आके बैठते थे, तो जब वो पीछे से आके आपको मजाक से इस तरह छेड़ते भी थे ऐसे, तो आप लोगों को पता चल जाता है कि सर ये बात भी कर रहे थे, तो MM आलम साहब वहाँ बैठे हुए कहीं पे। तो जरा मैं चाहती हूँ कि वो यादें थोड़ी सी और ताज़ा कर दें। देखो, सिर्फ छेड़ते नहीं थे, वो डांटते भी पीछे से ही थे, वो इसलिए पता लग जाता था। ये बहुत, वो हमसे सीनियर थे। मैं नया जब ऑफिसर बना था, पेशावर में मेरी पोस्टिंग हुई थी, मैं रिपीट कर रहा हूँ आपके व्यूअर्स के लिए। तो हमारी जब पेशावर पोस्टिंग हुई थी तो मेरा पहला स्क्वाड में था। MM आलम साहब सीनियर थे, ग्रुप कैप्टन थे, और वहीं एयर हेडक्वार्टर होता था पेशावर में, वहीं पोस्टेड थे। क्योंकि MM आलम साहब ने शादी नहीं की थी, तो वो मेस वही खाना खाते थे जहाँ हम खाते थे, खाना और काफी वॉक भी करते थे, आपने बताया। वॉक करते थे, किताबें पढ़ते थे। वो डाइनिंग हॉल पुराना अंग्रेजों के जमाने का था, जो वुडन फ्लोर था, असल वाला वुडन,
ये आजकल वाला नहीं, और वुडन उसका फर्नीचर होता था सारा। तो इमाम आलम साहब जब बैठते थे तो हम जैसे यंगस्टर जब पूछते थे सर वो जहाज कैसे मारा, तो वो जज्बाती हो जाते थे, अपने इमोशनल हो जाते थे, जो हम जज्बा ईमान कह रहे हैं। एग्जैक्टली रिकॉल कर सकते हैं उनके एक्सप्रेशंस और वो किस तरह बात करते थे? बंगाली लैंग्वेज में, लहजे में बोलते थे कि जब तक तुम शाला मेहनत नहीं करेगा, इस तरह बोलते थे वो, जैसे एग्जैक्टली सर वैसे बोल के दिखाएं, मैं सुनना चाहती हूं, एग्जैक्टली मैं सुनना चाहती हूं, हम सब सुनना चाहते हैं। आप अलग प्रोग्राम करेंगे मेरा ख्याल है डिफेंस डे पे, ठीक है। तो मुक्के मारते थे मेज पर जज्बाती होके, जब हमसे सवाल कर रहे थे कि हंटर इंडिया का जहाज है, कितना थ्रस्ट है उसका, थ्रस्ट बोलो मेरे को। तो हम कह रहे थे सर थ्रस्ट, इंडियन जहाज की थ्रस्ट, मेरे अपने जहाज की मुझे पता नहीं चाहिए। तो वो कह रहा है साला जब तक दुश्मन को नहीं जानोगे तो तुम्हें खा जाएगा। वो इस तरह लैंग्वेज बोलते थे। मतलब उनका इतना होमवर्क होता था कि उनको दुश्मन के बारे में भी एग्जैक्ट पूरी इंफॉर्मेशन होती थी, उनके एयरक्राफ्ट के बारे में, उनके जहाज के बारे में। तो मैस में पता होता था कि जब मुक्के पड़ रहे हैं तो पीछे में मालम साहब आ गए हैं। तो बड़ा सीखने को मिलता होगा ना, जाहिर बात है। बहुत हमारे लिए तो प्राइड होता था। तभी तो 1 मिनट में उन्होंने 5 त्यारे मार गिराए थे। सुपर्ब। और कोई राफेल तो नहीं था उस टाइम पे? उस टाइम राफेल भी नहीं था, जज्बा था ना हमारे पास। सिर्फ जज्बा था, सिर्फ जज्बा। ठीक है, तो सर आपको मुझे शुक्रिया अदा करना, जाने से पहले कोई लास्ट कमेंट क्या कहना चाहेंगे? थैंक यू सो मच। अल्लाह ताला, यही मैं इन हालात में कह सकता हूँ, जैसे हमने कहा कि ईरान को लुक इनवर्ट करना चाहिए, कमिंग बैक टू योर टॉपिक, और ये सिर्फ जज्बा नहीं होता, जैसे मैंने कहा जज्बे के साथ क्वालिटी ऑफ ट्रेनिंग तैयारी भी होती है, एंड देन टेक्नोलॉजी, 3 चीजें। थर्ड जो हमारी रहेगी आजकल तो टेक्नोलॉजी बहुत मैटर और टेक्नोलॉजी इंटीग्रेशन। अब ये अनफॉर्चुनेट टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कैसे किया जाएगा? आपने देखे इजराइल ने, मुझे लगता है टेक्नोलॉजी इंटीग्रेट की है ईरान के खिलाफ, चाहे जमीन से, चाहे स्पाइस के थ्रू, चाहे मुसाद के थ्रू, चाहे एयर इंटेलिजेंस या जैमर्स या जो भी थे, उन्हें टेक्नोलॉजी इंटीग्रेट करके ये ऑपरेशन किया है। ऑब्वियसली सक्सेस तभी मिली है उनको। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया जी। खालिद चिश्ती साहब, आपला एयर कोमोडोर रिटायर खालिद चिश्ती साहब हमारे साथ मौजूद थे। सर को कहीं जाना है तो सर हमारे साथ अब इस घंटे में कंटिन्यू नहीं कर सकेंगे। मुनीब, मैं आपकी तरफ ही आती हूँ। मुनीब, ये जिस तरह ये जज्बा ईमानी की बात कर रहे हैं, टेक्नोलॉजी के हवाले से बात कर रहे हैं, मेरे जहन में एक और चीज़ आई कि एक होती है टेक्नोलॉजी, कि आपके पास बड़े अच्छे एयरक्राफ्ट्स हैं, फिर आपकी ट्रेनिंग भी अच्छी है। तो अगर हम इंडिया की बात भी कर लें तो इंडिया के पास तो एयरक्राफ्ट्स भी अच्छे थे, राफेल थे, लेकिन अंदर जो बैठे हुए पायलट हैं, जब उनकी सोच ही अभिनंदन जैसी होगी तो आप उनको राफेल छोड़ के किसी उससे भी बड़े तैयारे में बिठा दें, किसी लेटेस्ट टेक्नोलॉजी, लेटेस्ट जनरेशन तैयारे में बिठा दें, तो वो तैयारे को उसी तरह गिरा दें। क्योंकि जब तैयारे को आप उड़ाएंगे एक रिक्शा की तरह, तो वही होगा ना कि जो उनके जहाज़ों के साथ हुआ था। इसके साथ साथ जब हमने जिस तरह रिटेलिएट किया था, तो बहुत से लोग, क्योंकि इंडिया और पाकिस्तान का जब मैच भी चल रहा होता है तो लोग अक्सर एक्सपेक्ट करते हैं कि जल्दी से छक्का मारा जाए, जल्दी से चौका मारा जाए। हम खिलाड़ियों से नाराज भी हो जाते हैं, वेरी सॉरी टू से, हम खिलाड़ियों पे तनकीद शुरू कर देते हैं, लोग बड़े दुखी होते हैं, खाना पीना छोड़ देते हैं अगर हम इंडिया के साथ मैच में कोई अच्छा छक्का या चौका ना मार सकें, या हमने बॉल को सही तरीके से हैंडल नहीं किया, खिलाड़ी को आउट नहीं किया। तो ये तो जंग का मामला था, तो कौम में बहुत सी एक बेचैनी की लहर दौड़ गई कि जल्दी से रिटेलिएट किया जाए, जल्दी से जवाब दिया जाए। लेकिन मुझे लगता है कि हमने बड़ी स्ट्रैटेजी के साथ, बड़ी हिकमत अमली के साथ, बड़ी मैच्योरिटी का, बड़ी बुर्दबारी का, बड़ी समझबूझ का मुजाहरा करते हुए सही टाइम पे उनको सही तरीके से जवाब दिया, जिसकी वजह से दुनिया में भी हमारा एक बड़ा अच्छा इमेज गया, बड़ा अच्छा तासुर गया। जी, अब देखें टेक्नोलॉजी की जिधर बात है ना, खास तौर पे अगर मैं इजराइल के ऊपर फोकस करूं, वो काफ़ी एडवांस्ड है, बिकॉज उनको तो दुनिया जहान की जितनी भी ग्लोबल नॉर्थ के तरक्की याफ्ता ममालिक हैं, द रिचेस्ट ऑफ द कंट्रीज़, वो अपनी ड्यूटी समझते हैं कि वो इजराइल को आर्म करें और इजराइल को आर्म सप्लाई करें और वेपन सप्लाई करें। और ये काफ़ी एक मुतनाज़ बात भी रहती है। मैं अभी नेतन्याहू की ज़बान भी देख रहा था, नेतन्याहू ने ये कहा है कि वी स्ट्रक एट द हार्ट ऑफ ईरान्स न्यूक्लियर इंडस्ट्रियल प्रोग्राम। हम तो उधर चले गए, हम नतांज में चले गए, हमने उनके बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम को उड़ा दिया। तो अभी इस किस्म की बातें इजराइल कर रहा है। तो भारत के बिल्कुल राफेल जेट डाउन हुए हैं, उनको तो चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ ने भी ये वाली बात कही है। लेकिन हालांकि दिस वाज वेरी एम्बैरेसिंग एंड ऑकवर्ड फॉर इंडिया, पर वो जितने करीब हैं इजराइल के, और बात सिर्फ ये नहीं है कि इनकी अलायंस स्ट्रेटेजिक है या इनकी अलायंस सिर्फ आर्म्स और वेपन्स की सप्लाई करने में और ट्रेड के अंदर तक महदूद है, बल्कि आपने बड़ी तस्वीरें देखी होंगी, मोदी और नेतन्याहू सागर किनारे जा रहे हैं, तैर रहे हैं, चल रहे हैं, हर एक दूसरे को बड़े एहतराम से देखते हैं, बड़े प्यार से देखते हैं। तो इनकी आइडियोलॉजी भी सेम टू सेम एक ही है। गोदी मीडिया बिल्कुल वही एक्सपेंशनिज्म और अखंड भारत की बातें करता है जो लैंड ग्रैबिंग और सेटलमेंट बिल्डिंग की बातें इजराइल करता है। सो दे आर आइडियोलॉजिकल ट्विंस, ये एक दूसरे के आइडियोलॉजिकल ट्विंस है। बल्कि मैं कहूंगा कि मोदी, ये बड़े लोग पहले भी कह चुके हैं, वो आप समझ लें कि नेतन्याहू हैं टीमू से खरीदे हुए, जो कि बिलावल भुट्टो जरदारी ने भी बात कही थी। तो इनके बीच में देयर इज अ वेरी, इनका एक संगठन है, देयर इज अ वेरी क्लोज नेक्सस बिटवीन देम, जिसके अंदर के टेक्नोलॉजी और आर्म्स
और इंफॉर्मेशन ये ट्रेड कर रहे हैं एक दूसरे को, एंड उस वजह से दे आर सो कॉन्फिडेंट। एंड आप ये भी देखिए, अभी आप कुछ देर पहले बात कर रही थी कि इजराइल ये कहता है कि हम इस्लामिस्ट के खिलाफ हैं, हम जिहादिस्ट के खिलाफ हैं। तो ऐसा क्यों है कि गाजा के अंदर जब भूखे लोगों को खाना दिया जा रहा था, डिस्ट्रीब्यूट किया जा रहा था, तो एक दहशतगर्द तंजीम जिसके आईसिस और दाइश के साथ, अब इससे ज्यादा तो इस्लामिस्ट ऑर्गेनाइजेशन नहीं कोई हो सकती, इस तरह की दहशतगर्द तंजीम जिसके आईसिस के साथ लिंक्स हैं, उसको नेतन्याहू ने अभी कबूला है कि वो लोग आर्म्स सप्लाई कर रहे थे और उनको वो रिसोर्सेज सप्लाई कर रहे थे। तो दरअसल इनका ना ये अपने ही प्रिंसिपल्स के ऊपर भी टलने को तैयार हैं। अगर इनको अपने गोल्स सिक्योर करने का मौका मिल जाए तो फिर ये अपने प्रिंसिपल्स वगैरह को भी रास्ते में कुर्बान करने को तैयार हैं। तो इनका कोई एग्जैक्टली असूल नहीं है जिस पे खड़े हुए हैं। इट्स रियली अबाउट एक्सपेंशनिज्म। अखंड इजराइल, अखंड भारत, अभी ये हो रहा है। ठीक है जी। साबिक सफीर JR बलोच साहब ने हमें ज्वाइन किया है। सर बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। गुलाम रसूल बलोच साहब हमारे साथ हैं। सर आप पूरी सूरत हाल को कैसे देखते हैं? इसराइल हमला कर सकता है, ये बात डोनाल्ड ट्रंप साहब को भी पता थी, अमेरिका को भी पता थी। पहले उनकी जानिब से ऐसा बयान आ जाना अमेरिका की जानिब से कि जी हम तो इसमें बिल्कुल इन्वॉल्व नहीं है, और बाद में इस तरह की ट्वीट्स आ जाना, ऐसी स्टेटमेंट कि जी सारा कुछ पता चल गया कि आप किस हद तक इन्वॉल्व थे, आपने किस हद तक इसको सपोर्ट किया, बल्कि पूरे प्रॉपर प्लान का आप हिस्सा रहे। कैसे देख रहे हैं आप ये जो अमेरिकन इंतजामिया का एक डुअल फेस सामने आया? जी शुक्रिया डॉक्टर साहब। ये बेसिकली इस क्राइसिस को मैं बहुत अहम इसलिए समझता हूँ कि इट इज़ ए इन्फ्लेक्शन पॉइंट है ऑफ हिस्ट्री। तारीख में जो दो राहें जिसे कहते हैं हम वो आते हैं, वो आए हैं ईरान के लिए भी, और मैं समझता हूँ मुसलमान उम्मा के लिए भी, और जो न्यू वर्ल्ड ऑर्डर अभी इस वक्त जिस एवोल्यूशनरी स्टेज में है उसके लिए भी। तो देखना ये है कि क्या ये जो लोकल बुलीज हैं, रीजनल बुलीज हैं, जो रीजनल हेजेमोन बनने की कोशिश कर रहे हैं या बन चुके हैं किसी हद तक, क्या यही डिक्टेट करेंगे आने वाला जो वर्ल्ड ऑर्डर होगा? मेहमान मेरे साथ मौजूद है, आपसे मुलाकात होगी शॉर्ट ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। मुनीब कादिर मेरे साथ मौजूद हैं और अब्दुल्ला हमीद गुल साहब ने हमें ज्वाइन किया। बहुत शुक्रिया अब्दुल्ला भाई वक्त देने के लिए, ज्वाइन करने के लिए, और मुनीब आपका भी बहुत शुक्रिया कंटिन्यू करने के लिए। अच्छा जी, मैं आपकी तरफ आना चाहूँगी अब्दुल्ला भाई। ब्रेक से पहले एयर कॉमोडोर खालिद चिश्ती साहब और जनरल गुलाम मुस्तफ़ा साहब भी हमारे साथ मौजूद थे, वक़ार रिजवी भी हमारे साथ मौजूद थे। हम बात कर रहे थे कि जी इतवार के दिन अमेरिका के और जो ईरान के मुज़ाकरात का एक छठा राउंड होना था, और 2 दिन पहले अब्दुल्ला भाई ये सूरत हाल हो गई। तो यानी हम ये बात कंक्लूड कर सकते हैं बड़े यकीन के साथ, बड़े वसूख के साथ, कि जौहरी न्यूक्लियर जो बॉम्ब बनाने के बहुत करीब पहुंच चुका था ईरान, और इस बात को भांप चुका था इसराइल भी, और अब तो मेरे ख्याल से मैं ऐलान कह सकती हूँ कि अमेरिका भी भांप चुका था, और बाकायदा अमेरिका की जानिब से प्ले किया गया ईरान को, और एक तरफ मुज़ाकरात उसके राउंड्स पे राउंड्स, और दूसरी जानिब इसराइल को बैक से पूरी सपोर्ट दी गई। सुबह मुकर गए, शाम को ट्रंप साहब की ट्वीट में सारा कुछ सामने आ गया, कच्चा चटा खुल के सामने आ गया। आप पूरी सूरत हाल को कैसे देख रहे हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया जी। सबसे पहले तो ईरान के लोगों से, और जो ईरानी मुल्क है ईरान, उससे हम ताज़ियत करते हैं। बहुत बड़ा नुकसान है, इसमें कोई शक व शुबा नहीं है। इसमें भी कोई शक व शुबा नहीं है कि उनका इंटेलिजेंस फेलियर है। इसमें भी कोई मेरे ख्याल में किसी को इबाम नहीं रहा कि उनका कोई घर का भेदी है जो इस टाइम पे लंका ढा रहा है और इतने अहम तरीन हाई वैल्यू टारगेट्स का इंफॉर्मेशन रखता है। जाहिर है वो भी कोई हाई वैल्यूड शख्सियत है जो इतनी हाई वैल्यू चीज़ों को जानता है। ये तो बात हो गई। दूसरी बात यह है कि छठा दौर जो था वो इनका मुज़ाकरात का शुरू था संडे को ओमान के अंदर, मस्कत के अंदर। लेकिन ये इसमें दो पहलू हैं। एक तो वो जो आपने बात कही, लेकिन दूसरा ये है कि क्या इसराइल जो है वो बिल्कुल पागल हो चुका है और वो अमेरिका की भी नहीं सुन रहा, और अमेरिका के साथ भी जो अमन के मामलात हैं उसको सैबोटाज करना चाहते हैं। बैन ही जिस तरीके से यूक्रेन और रूस के दरमियान में जब ताल्लुकात बेहतर होने लगे तो फिर मामलात जब टेबल पे सुलझने लगे तो उस टाइम पे सदर ज़ेलेंस्की ने जो है वो शरारत कर दी। और सदर ज़ेलेंस्की आपको मालूम है वो भी एक यहूदी हैं और उनका जो इसराइल के साथ ताल्लुक है वो भी आपके सामने है। तो ये बात जो है मेरे ख्याल
में ये भी एक पहलू है जिसको हमें देखना चाहिए, क्योंकि बहरहाल मशरिक़ वस्ता की सूरत हाल के अंदर अगर मामलात ख़राब होंगे तो अमेरिका को भी अच्छी तरीके से मालूम है कि ये आग जो है झुलसेगी। और दूसरी बात जो सबसे अहम है वो ये है कि ईरान न्यूक्लियर बम के पहली बात यह है कि हम कहते हैं कि वो करीब पहुंच गया था न्यूक्लियर टेस्ट के पास, लेकिन क्या जो न्यूक्लियर टेस्ट से बगैर जो उन्होंने डर्टी बॉम्ब बनाए होंगे क्या वो मौजूद हैं उनके पास और क्या वो इस्तेमाल हो सकते हैं? तो ये बड़ा खतरनाक है, ये है वो बात। और अगर ईरान ने अभी स्ट्राइक तो वो करेगा, ये तो बात आप लिख लें, स्ट्राइक वो जरूर करेगा, स्ट्राइक करेगा इसराइल के ऊपर। और अगर इसराइल ने जवाबी कार्रवाई की तो उसके नतीजे के अंदर मुझे खतरा है कि फिर एटमी जंग जो है वो आप उसको बचा नहीं पाएंगे, क्योंकि फिर जाहिर है एक मुल्क को अपने मरने से पहले जो है वो अपने तमाम वो हथियार जो है वो इस्तेमाल करने होंगे जो वो नहीं करना चाहेगा। लेकिन इस सब के साथ जो है उनकी एयरफोर्स जो है उसकी बहुत कमजोरी रही, उनकी जो नीचे डिफेंस मैकेनिज्म इंटेलिजेंस फेलियर रहा पूरी तरह से। एयर मिसाइल थे, पहले भी बात कर रहे थे कि वो जो हमास के सरबराह थे इब्राहिम रईसी साहब जो इनके सदर थे उनकी बात कर लें, अभी भी सर आप देख लें कि इनके चीफ, इनके 3 कमांडर्स, इसके अलावा 6 साइंसदान, पासदारान इनकलाब के सरबराह, सर ये लोग शहीद हुए हैं। इस हद तक इंटेलिजेंस फेलियर था कि उनको पता नहीं चल सका, भांप नहीं सके और अपनी लीडरशिप को बर वक्त वो अंडरग्राउंड नहीं कर सके। और इसके साथ साथ आपने भी आगाज में एक बात कही कि ऑफ कोर्स के अंदर कोई ऐसा बंदा था या लोग थे जो कि उनको फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन पहुंचा रहे थे। जी बिल्कुल, यही अहम बात है और शायद इसी वजह से जो अभी रिस्ट्रेंट शो किया है ईरान ने और फौरी जवाबी हमला नहीं किया। पहली बात यह है कि जवाबी हमला वो इसराइल की मर्जी से नहीं करेंगे, नंबर 1, जैसे पाकिस्तान ने 2 दिन के बाद जो है जवाबी कार्रवाई की थी। दूसरी जानिब जो है वो आप ये ना भूलें कि इनका जो नया ब्लॉक है उसके अंदर जनूबी कोरिया, उसके अंदर जो शुमाली कोरिया, उसके अंदर रूस और चीन जो है वो भी शामिल है। और जो शुमाली कोरिया का बयान आया है वो उसने बहुत सख्त बयान दिया है और उसने इसराइल के हवाले से जो मौक़िफ़ इख्तियार किया वो शायद कहीं और नहीं किया कि वो अगले कुछ अर्से जो उसके लम्हात हैं कुछ दिनों में वो जो है वो जहन्नम बन सकता है, ये उन्होंने बोला है। अब देखने वाली बात यह है कि जो आपने जिसका इशारा किया इस्माइल हानिया हो गए या फिर इब्राहिम रईसी साहब का हेलीकॉप्टर क्रैश हो गया, पुरसरार हादसा, और इसी तरीके से जो फिर उनके आज इस्माइल कानी जो शहीद हुए, जो उनके कुछ फोर्स कमांडर थे और साथ ही साथ जो है वो उनके इंटेलिजेंस के सरबराह भी थे। कासिम सुलेमानी के बाद इन्होंने जो है वो जगह संभाली थी उनकी और उनको भी शहीद किया गया है। ये तो देखें बात तो बड़ी वाज़ेह है कि कोई घर का भेदी है जो लंका ढा रहा है, लेकिन इस सब के बावजूद उनकी जो नई कमांड है उसको जाहिर है एक दफा दोबारा ऑर्गेनाइज करने में टाइम लगेगा और उसी दौरान में जो मामलात हैं जाहिर है इसराइल की जानिब से भी स्ट्राइक्स जारी रहेंगी। लेकिन ताबकारी जो है वो फैलना शुरू हो गई है और IAEA ने इसकी तस्दीक कर दी है। अच्छा, और अगर ये ताबकारी फैलती है तो फिजा का रुख तब्दील होता है, तो क्या UAE की तरफ जो है वो जा सकती है, और अगर UAE की तरफ जाएगी खुदा ना खास्ता या किसी और मुल्क के पड़ोसी मुल्क पे जाएगी तो फिर उसके क्या असरात बरामद होंगे और कौन उसका जिम्मेदार होगा। ये बात तो तय है कि उनका नया हदफ और अगला हदफ जो है वो पाकिस्तान है और इसका वो इजहार बारहा कर चुके हैं। यही सवाल था मेरे ज़हन में, जो है वो तेहरान से खतरा है और इसी तरीके अब्दुल्ला भाई ये सवाल मेरे ज़हन में था कि मेरे ज़हन में यही सवाल था कि जौहरी जो इनका प्रोग्राम था जिसपे मुज़ाकरात भी हो रहे थे, अब आपने ट्रम्प साहब की ट्वीट भी देखी होगी कि वक्त है अभी भी और अभी भी नुकसान उतना नहीं हुआ, मतलब खुलेआम उन्होंने एक किस्म का मान लिया ना कि इसराइल को सपोर्ट है अमेरिका की जानिब से। पहले वो क्या बयान दे रहे हैं, अब वो उस चीज को इनडायरेक्टली या डायरेक्टली मान रहे हैं। दूसरी जानिब आप मुज़ाकरात कर रहे हैं, तो ये किसी की आंखों में धूल झोंकने के मुतरादिफ है। और सबसे बढ़कर कि आपको ईरान के एटमी ताकत बनने का या न्यूक्लियर बम बनाने से इतना ज्यादा परेशानी थी, इतनी ज्यादा इनके अंदर खलबली मची हुई थी कि अभी 6ठा राउंड होने जा रहा था जिसमें पता नहीं क्या कुछ सामने आ गया होगा कि वो कितने करीब है इसको बनाने के, और उससे 2 दिन पहले इस तरह के हमले कर दिए गए। और दूसरी जानिब पाकिस्तान जो कि एटमी कुव्वत है, इस्लामी एटमी कुव्वत है, वो कितना खटकता होगा इनको। और पड़ोस में हमारा एक साइकोपैथ किस्म का दुश्मन बैठा हुआ नरेंद्र मोदी जो कि RSS की गोदी में पला है, बीजेपी, तो आप उसको भी देख लें कि उसने जिस कुछ दिन पहले जो मिस एडवेंचर किया, तो ये सारा कुछ खित्ते के लिए किस हद तक खतरनाक साबित हो सकता है।
ये तो देखिए, पहली बात ये है कि जो भारत और इसराइल का गठजोड़ है वो तो सामने आया। वजीर आजम आज शहबाज भी शरीफ मोदी ने अपनी ट्वीट तकरीर की में जी। कहा कि पाकिस्तान हमवक्त दो मुल्कों से लड़ रहा था, हाँ। एक इसराइल से लड़ रहा था और एक भारत से और लड़ रहा आज भी था। राब्ता हुआ है दूसरी अब्दुल्ला जानिब भाई, जो है वो नेतन्याहू का आज इसराइल भी नरेंद्र मोदी से टेलीफोनिक राब्ता हुआ है। जी, मैं वही कह रहा हूं कि उसके अलावा नेतन्याहू को देखे ना, नेतन्याहू क्या ये बयान नहीं दे चुका कि आलम इस्लाम के पास, किसी मुल्क के पास न्यूक्लियर बॉम्ब नहीं होना चाहिए, तो ये किसको थ्रेट है? दूसरी जानिब जो है अहमदाबाद जो है नरेंद्र मोदी का जो पहुंचना और एआई के जरिए अब नए शवाहिद और सबूत जो है वो इकट्ठे करने की कोशिश कर रहे हैं। कहीं ऐसा तो नहीं है कि वो इस उबलते हुए माहौल के अंदर मजीद सुलगाना चाहते हैं? क्योंकि हकीकत तो ये है मेरी मुजाहिदा बहन कि आप मुझे ये बता दें कि इस सारे जो पाक भारत जंग में नुकसान किसका हुआ था? क्या मगरिब की हार नहीं हुई थी? और क्या मगरिब जो है इस बात के ऊपर खामोश बैठेगा? वक्ती तौर पे तो उन्होंने पाकिस्तान का साथ दिया। जो इस टाइम पे सेंटकॉम का बयान आया 10 मई का, वो भी हमने सामने देखा। आपने बड़ी अहम बात की है अब्दुल्ला भाई, उसमें भारत जितनी को जागरसाई नरेंद्र मोदी की हुई है, उनके 3 राफेल गिर गए। आपको याद होगा पुलवामा अटैक वाला जब मामला हुआ था, मिग 21 जब गिरे थे, तो उन्होंने कहा था कि हमारे पास काश इस टाइम पे राफेल होते, क्योंकि विंडो मशीन कहा जाता है मिग 21 को ना, जो बैठता है वो गिर जाता है जहाज समेत, पायलट जहाज भी गिर जाता है, पायलट भी गिर जाता है, और उसकी जो बेगम होती है बेवा हो जाती है, इसलिए उसको बेवा करने वाली मशीन कहा जाता है आम अल्फाज में। तो उनको बड़ा तब मान था कि काश हमारे पास राफेल होते। अब वो काश जो है वो काश भी उठा करके नीचे गिर गए, कोई राफेल भी गिर गए, 3 राफेल हमने मार गिराए। तो अब इस टाइम पे दुर्गत उनकी बन गई। फिर जागरसाई हुई, उनका मीडिया जो थोड़ा बहुत गोदी मीडिया नहीं, थोड़ा बहुत आजाद मीडिया है, उन्होंने सवाल उठाए। तो नरेंद्र मोदी इस हार को इतनी आसानी से हजम नहीं करने वाला। हाँ, ये बात तो बिल्कुल आप देखिए मतलब ना, मेरा वो हार को उन्होंने ये ऑपरेशन एनालिसिस सिंदूर है, मेरी जारी रखा। ऑब्जर्वेशन है कि नरेंद्र मोदी जैसा खतरनाक दुश्मन, साइकोपैथ, नफ्सियाती शख्स इतनी आसानी से इस हार को नहीं हजम करने वाला। बिल्कुल नहीं करेगा। आप मुझे ये बताइए कि क्या उन्होंने ऑपरेशन सिंदूर खत्म कर दिया? ऑपरेशन सिंदूर तो जारी है। सर लेकिन इसका सिंदूर तो मतलब ये बिखर है गया कि ना जगह आप जगह पे, करना सिंदूर तो रहे। बिखर गया ना। मैं हाँ, वो मुनीब तो की तरफ लेकिन हाँ। लेकिन ये तो वो कह रहे हैं ना, जो हकायक है वो तो हम वो बयान कर रहे हाँ, हैं। लेकिन बिखरा हुआ सिंदूर क्या उठाने की उन्होंने कोशिश ऑपरेशन जरूर खत्म कर करेगा। दिया तो हाँ हाँ हाँ, अब्दुल्ला भाई, थोड़ी सी अगर मुझे इजाजत दें, मैं मुनीब को भी जरा शामिल गुफ्तगू जरूर। करूं, फिर मैं आपकी तरफ आती हूँ। मुनीब कादिर, आप मेरे जी। साथ हैं जी। मुनीब, सिंदूर तो जगह जगह हमने बिखेर दिया था, राफेल का मान जो था, बड़ा तकब्बुर था, वो भी हमने ठा करके नीचे गिरा दिया था, लेकिन अभी भी, ये मैं बड़ी सीरियस नोट पे बात जी। कर रही हूँ, अभी भी क्या हम कह सकते हैं खतरा बिल्कुल टल गया है? क्योंकि दुश्मन हमारा बड़ा कमजोर है, दुश्मन है हमारा इंडिया, जी। आरएसएस की गोद में पलने वाला बीजेपी, नरेंद्र मोदी, जिसने जी। सीवी में सबसे बड़ी बात ये लिखी थी कि जब ये गुजरात का कसाब बना था, बुचर ऑफ गुजरात इसको कहा जाता जी। है, उस चीज पर इसको नवाजा गया कि ये इंडिया का प्रधानमंत्री बना, और एक दफा नहीं बना। बिल्कुल। देखिए, अभी इन लोगों की जो तो क्या ये बदला ले सकता है आगे जाके? अच्छा, इन लोगों का कहना है कि ऑपरेशन सिंदूर नहीं खत्म हुआ, और ये नहीं मानना चाहेंगे कि सिंदूर बिखर गया है, जैसे आपने कहा। ये तो कहते हैं कि बेइज्जती हुई है ना, नहीं, कहते तमाशा सीज माना, फायर जगसाई नहीं हुई है, हुआ। कैसे मानेगा वो? ये कहते हैं पॉज लग गया सीज फायर के ऊपर। अच्छा, अगर पॉज लग ही गया है तो डोनाल्ड ट्रंप ने तो आज फिर से एक स्टेटमेंट दी है, और डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि मैंने पाकिस्तान और भारत दोनों के साथ मैंने तिजारत की बात की थी, और मैं तिजारत की बात करके इनके बीच में सीज फायर सॉरी, ले मैं थोड़ा आया। सा डिसएग्री करूंगी। डोनाल्ड ट्रंप के किरदार पर भी जरा रोशनी डाल दें अब्दुल्ला भाई। ये सवाल है कि आपके पास भी आऊंगी, पहले मुनीब आपका कमेंट। डोनाल्ड ट्रंप, उधर से अमेरिका से सुबह बात हो रही कि हम तो इस मामले में कहीं है ही नहीं, और आज डोनाल्ड ट्रंप की ट्वीट देख लें। डोनाल्ड ट्रंप बहुत अनप्रेडिक्टेबल शख्स। मैंने आपको कहा You था cannot कि predict डोनाल्ड कि वो ट्रंप सुबह नहीं क्या बात टिकते कर रहे हैं, एक शाम बात को पे। क्या बात कर रहे हैं। लेकिन एक चीज जिसके ऊपर डोनाल्ड ट्रंप टिके हुए हैं ना, वो बार बार इसको सीज फायर ही कह रहे हैं, जो भारत और पाकिस्तान के बीच में हुआ। भारत के अंदर कहा जा रहा है जी पाकिस्तान और भारत को डीहाइफिनेट किया जाए, और ट्रंप हमेशा उन दोनों को हाइफिनेट करता है, और बल्कि एक इसी वजह से भारत में झंडा जलाया जा रहा है अमेरिका का, वहां एफिजी बर्न किया जा रहा था डोनाल्ड ट्रंप का। और अभी भी गोदी मीडिया के ऊपर बैठ के अर्नब गोस्वामी बहुत ज्यादा बुराइयां कर रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप की। तो ये बड़ा एक इंटरेस्टिंग डायनेमिक है कि इनके स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट अलाइंड है, लेकिन इस वक्त भारत बहुत खफा भी है अमेरिका से और डोनाल्ड ट्रंप से। ऑफ कोर्स उनकी बड़ी जागरसाई हुई है, बिल्कुल। और फिर साथ ही में और आप वो ये मौके की तलाश में रहेंगे। ऑफ कोर्स, अगर आपको लग रहा है कि उनकी तरफ से खत्म है, वो तो कह रही है पॉज है, वो तो उसकी सीज फायर मान ही नहीं रहे। सो ऊपर से नरेंद्र मोदी कहते हैं अरे पाकिस्तान के जवानों, तुम लोग ऐसा करो, पाकिस्तान के जवान लोगों, तुम लोग डबल रोटी खाओ, आराम से बैठो, नहीं तो मेरी गोली तो है। तो इस किस्म की जब लैंग्वेज यूज हो रही है, तो उसे पता चल रहा है कि अभी भी इनको वो काट खाए जा रहा है कि हमारे राफेल जेट्स डाउन हो गए, समथिंग दैट इवन देयर चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ हैड टू एडमिट। तो अब इन लोगों को अभी भी इंतकाम चाहिए, अभी भी इन लोगों को बदला चाहिए। तो ऑफ कोर्स वी शुड बी ऑन अलर्ट। लेकिन हम रेडी हैं, एग्जैक्टली, हम तो तैयार हैं। हमने पहले भी फिर इनको इनका जवाब पत्थर से दिया ना, हमने रिटेलिएट किया। अच्छा अब्दुल्ला भाई,
अब चूंकि बात इसराइल और ईरान के मामले पर हो रही है, लेकिन जाहिर बात है डॉट्स मिलते हैं, आगे क्या होगा। फिर रिसेंटली पीछे इंडिया की जानिब से जो मिस एडवेंचर किया गया वो भी आपके सामने है, और इंडिया और इसराइल का गठजोड़ भी आपके सामने है। किस तरह जो इसराइल के ड्रोन्स थे वो भेजे गए, इसराइल साख्ता जो ड्रोन्स थे जो हमने मार गिराए, तब भी बड़े लोगों ने बात की कि हमें ये करना चाहिए। फौरन आपको याद होगा कि कौम बड़ी जज्बाती होती, मैं भी बात की थी, पाक भारत मैच भी हो ना तो बड़े जज्बाती होते कि छक्का टाइम पे मारे, चौका टाइम पे मारे, कैच क्यों आउट कर दिया। लेकिन मैं आज सलाम पेश करना चाहूंगी हमारे पाक फौज के सिपा सलार को, हमारी पूरी फौज को, कि बड़ी अच्छी स्ट्रैटेजी के साथ, बड़े तरीके के साथ रिटेलिएट किया गया, एग्जैक्ट टाइम पर, राइट टाइम पर, उनके राइट जो अहदाफ है उनको निशाना बनाया गया, उनके एयर बेसिस को तबाह किया गया, उनके तैयारे मार गिराए गए, उनकी पूरी दुनिया में जग घसाई हुई, और हमने उनको मिनटों में बता दिया कि ये होता है रिटेलिएट करना, ईंट का जवाब पत्थर से देना। जो हमने थोड़ा टाइम का इंतजार करके राइट टाइम पे सर निशाना लगाया, तो वो मेरे ख्याल से दुनिया में हमारे वकार में बुलंदी हुई। जी, इसमें कोई शक व शुबा नहीं है कि पाकिस्तान ने बड़ा कैलकुलेटेड रिस्पांस दिया, अपनी मर्जी का, अपनी टाइम, अपनी स्पेस को सामने रखते हुए, और अपने अहदाफ को उन्होंने गौर किया। और मैं समझता हूं कि ईरान ने भी इसके ऊपर बिल्कुल गौर खौश किया होगा। उनको पता था अपने हकायक से, अगर वो गाफिल हैं तो फिर तो मेरे ख्याल में ये एक खुदकुशी होगी। लेकिन अगर वो हकायक को जानते हैं और पिछले कई सालों से, कई दिहाइयों से वो अपने जंगी तैयारियों के अंदर मसरूफ हैं, उनके पास वसाइल भी हैं और उनके पास जो है वो जंगी सलाहियत भी है। हाँ, कि मिसाइल के ऊपर अब देखना यह है कि अगर वो रिटेलिएट करेंगे तो जाहिर है फिर इसराइल की जानिब से जवाब आएगा। और अगर जवाब आया तो उसके नतीजे में जाहिर है ईरान की एयरफोर्स इस काबिल नहीं है, तो फिर उनका मिसाइल सिस्टम जो है क्या वो कन्वेंशनल या नॉन कन्वेंशनल वॉरहेड लेके जाएगा, यानी कि फिर वो डर्टी बॉम्ब को कैरी कर पाएगा। और हु नोज, क्योंकि IAEA के मुताबिक जो है वो इराक के अंदर न्यूक्लियर टेस्ट कर चुके हैं, और अगर वो न्यूक्लियर टेस्ट कर चुके हैं और अगर उन्होंने बॉम्ब बनाने की सलाहियत एक्वायर कर ली है, तो फिर मुझे आप बताएं कि ये किस ऊंट करवट बैठेगा। दूसरी जानिब पाकिस्तान अभी भी धमाकों की आवाजें सुनी जा रही है तेहरान में, ये जो लेटेस्ट खबरें चल रही है ना, ये धमाकों की आवाजें अभी भी सुनी जा रही है ईरान में। जी, वो तो देखें, जब उनके असला जगहों के ऊपर जब करेंगे तो वो तो गाहे बगाहे जो है वो चीजें तो करेंगी, लेकिन क्या ये तमाम की तमाम तनसीबात तबाह हो गई हैं? तो मेरे ख्याल में ये गलतफहमी है और नजर आएगा आपको। लेकिन साथ ही साथ जो है वो एक और अहम बात है, और वो ये है कि ईरान अगर जब रिटेलिएट करेगा न्यूक्लियर के साथ तो फिर क्या होगा। और पाकिस्तान एयरफोर्स इस टाइम पे, मैं आपको खबर दे रहा हूं कि इस टाइम पे रेड अलर्ट के ऊपर है। पाकिस्तान एयरफोर्स बलूचिस्तान के बॉर्डर के ऊपर डिप्लॉय हो चुकी है। पाकिस्तान फौज जो है वो रेड अलर्ट है, क्योंकि उसकी वजह यह है कि हमें मालूम है कि इसराइल ने क्या कहा हुआ है। आपको याद है कि बेंजामिन नेतन्याहू ने 3 महीने पहले कहा था कि हमें तेहरान और पाकिस्तान से खतरा है, और दूसरी जानिब जो है वो इंडिया को भी यही है। और अमेरिका अपनी 2 प्रॉक्सीज के जरिए दुनिया के अंदर जो है वो एक अजीबोगरीब खेल जो है इसराइल और दूसरा भारत। ऐसे वक्त में जब यूक्रेन पे हमला हुआ, यूक्रेन ने हमला किया, जवाबी कार्रवाई की रूस के खिलाफ 5 मुख्तलिफ टाइम जोन्स के अंदर, और उनको बहुत नाकाबिले तलाफी नुकसान पहुंचाया। तो आप मुझे बताएं कि क्या रूस के लिए ये टाइम नहीं है, जबकि RT जो उनका टेलीविजन है, रशियन टेलीविजन, वो सबसे ज्यादा जो है वो ज़ायनिस्ट एजेंडे को एक्सपोज करता है और वो इजराइल के खिलाफ है। इसी तरीके से चाइना का कैलकुलेटेड रिस्पांस जो है वो क्या आएगा ये वक्त बताएगा, क्योंकि चाइना की $4 बिलियन की जो है ऑयल डील है ईरान के साथ। इसी तरीके से जो नॉर्थ कोरिया है उसने अपना डिक्लेयर कर दिया इंटेंशंस को, और ये चारों के चारों मुमालिक जो है चाइना की बात न्यूक्लियर कंट्री हैं और ईरान के। लेकिन अब्दुल्ला भाई एक सवाल, चाइना के साथ जारी बात, चाइना की इन्वेस्टमेंट है, सरमायाकारी है, और चाइना जारी बात है, अगर हम अपने पड़ोसियों की बात करें, मैं अक्सर बात करती हूँ कि हम अपने पड़ोसी तो तब्दील नहीं करते। चाइना हमारा बड़ा अच्छा एक पड़ोसी है, ईरान हमारा पड़ोसी है, लेकिन बदकिस्मती से इंडिया भी हमारा पड़ोसी है, और हम अपने पड़ोसी को तब्दील नहीं कर सकते, ना उस कम ज़र्फ को आला ज़र्फ बना सकते हैं। इस मामले में जारी बात है हमें अपनी स्ट्रैटेजी, अपनी हिकमत अमली और अपनी तैयारी को हमेशा प्रॉपर रखना है, जो कि अल्हम्दुलिल्लाह हमने रखा। इसके साथ साथ अफगानिस्तान भी हमारा पड़ोसी है, अफगानिस्तान की पोजीशन भी आपके सामने है। उधर से इसराइल एक्टिव हो चुका है ईरान के खिलाफ, भारत ऑलरेडी हमारे साथ मिस एडवेंचर करने की कोशिश कर चुका है। अफगानिस्तान किस तरह फिर किसका साथ देगा? आपको पता है अफगानिस्तान की हमने कितना अरसा मेहमान नवाजी की,
खैर उस पर आपकी एक राय है, आप उस राय का भी इजहार कर सकते हैं, लेकिन सर मेहमान नवाजी का जो बदला होता है वो तो अच्छा ही होना चाहिए ना। देखिए, अभी जो मेरे ख्याल में जो अमीर मुत्तकी जो कि उनके वजीर खारजा हैं और हमारे वजीर खारजा इशहाक डार साहब के माबैन मुलाकात हुई ईरान चीन के अंदर, और चीन की $22 बिलियन की इन्वेस्टमेंट है अफगानिस्तान के अंदर, और जाहिर है चीन ने उनको बताया है कि ये आप पाकिस्तान के साथ कोई भी अगर खिलवाड़ करेंगे तो वो चीन के साथ बराह रास्त जो है वो आप दुश्मनी मोल लेंगे। नतीजे में पाकिस्तान अपना सिफारत खाना वहां खोल रहा है, और वो अपना सिफारत खाने तो खुले हुए थे, लेकिन उनको जो सफीर का दर्जा था वो हासिल नहीं था। तो अब दोनों मुमालिक अपने ये मामलात कर रहे हैं। लेकिन जो इंडिया की आपने बात कही, हाँ, हम अपने पड़ोसी तब्दील नहीं कर सकते, लेकिन पड़ोसी का कुछ इलाका लेके अपने अंदर जम जरूर कर सकते हैं। इंशाअल्लाह ताला आप हौसला रखें, जमा खातिर रखें, बहुत कुछ होगा। भारत जो है वो अभी माजी हो गया है, इंशाअल्लाह ताला पाकिस्तान मुस्तकबिल है, और दुनिया मुस्तकबिल के साथ खड़ी होती है, जबरदस्त के साथ खड़ी होती है। पाकिस्तान ने अपने कम वसाइल के साथ एक बेहतरीन परफॉर्मेंस शो की है, लेकिन हमें, जैसे कि मैंने आपसे डोनाल्ड ट्रंप के मुतालिक पहले भी कहा और मुख्तलिफ प्रोग्रामों में आपके साथ बात की, उसके अंदर डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर आप यकीन नहीं कर सकते। डोनाल्ड ट्रंप जो है वो एक ऐसी शख्सियत है जो हवा का रुख के साथ चलते हैं। बिल्कुल जी, सर, पहले अनप्रेडिक्टेबल। सर वो एलोन मस्क के साथ नहीं चल सके, उन्होंने राहें जुदा करने लग रहा था कि दोनों का जो जोड़ है वो चलता रहेगा। मुनीब जरा इस पे कमेंट कर। समझदार आदमी है, एलोन मस्क समझदार आदमी है, अब्दुल्ला भाई कह रहे हैं इसलिए वो ट्रंप के साथ नहीं चले, या फिर ट्रंप एक एक्सट्रीम लेवल के अनप्रेडिक्टेबल शख्स हैं। नहीं, आप देखिए अब आपको पता है ट्विटर भी वो यूज नहीं कर रहे, शायद उसी वजह से। लेकिन एलोन मस्क ने माफी मांग ली है ट्रंप से। उन्होंने कल ट्वीट किया एलोन मस्क ने कि आई वेंट टू फार, मुझे ये बातें नहीं करनी चाहिए थी ट्रंप के बारे में, तो मैं अब अपोलोजाइज कर रहा हूं। लेकिन ट्रंप को अगर सॉरी यहीं पे जरा रुकिएगा एक सेकंड के लिए। अब्दुल्ला भाई, एलोन मस्क ने जो माफी मांग ली है, जो मुनीब बता रहे हैं, बताएं कितने अक्लमंद है एलोन मस्क। नहीं, एलोन मस्क जो है वो नेक्स्ट सदारती इलेक्शन की तैयारी कर रहे हैं, याद रखिएगा। अच्छा, एलोन मस्क इज अ वेरी शार्प ये माफी हम उसी तरह समझ सकते हैं जैसे ये माफी हम इसी तरह समझ सकते हैं ईरान और अमेरिका के दरमियान ये जो मुज़ाकरात के 5 राउंड हो चुके, तो 6ठा राउंड होना था और उसके बाद इसराइल को सपोर्ट करके अटैक करवा दिया। ये खटपट एलोन मस्क और डोनाल्ड ट्रंप के दरमियान में चलेगी, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप जो हैं वो गैर मकबूल होते जा रहे हैं दिन ब दिन, और खास तौर पे जो इजराइल की ये मौजूदा पॉलिसी के ऊपर सपोर्ट करेंगे वो, और अगर ये जंग जो है फैल गई और ये न्यूक्लियर हो गई तो इसकी जिम्मेदारी किसी और के ऊपर नहीं, डोनाल्ड ट्रंप के कंधों पे जाएगी, और वो इसका जिम्मेदारी को बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे, ये मैं आपको बता रहा हूँ। इसलिए मौजूदा जो सूरत हाल है वो बड़ी डाइसी सिचुएशन है, और खास तौर पे इलॉन मस्क के हवाले से अगर बात की जाए, वो शार्प आदमी है और वो बिजनेसमैन है डोनाल्ड ट्रंप की तरह। वो उसके लिए माफी मांग लेने में कोई मसला नहीं है, क्योंकि वो अपने कद को इस्तेमाल करेगा और इलॉन मस्क अपने वसाइल को इस्तेमाल करेगा, और ये डोनाल्ड ट्रंप के लिए मुसीबत बन जाएगा। मेरी बात आज याद रख लीजिए। जी इलॉन मस्क ने $300 मिलियन कंट्रीब्यूट किए थे ट्रंप की सदारती इलेक्शन कैंपेन को, और इस तरह के बंदे का कितना कोई शऊर है, वो कितना कोई समझदार है। मतलब आई रियली वंडर जो कि ट्रंप को जिताने के ऊपर इतने मिलियंस ऑफ डॉलर्स लगा दे ओनली ताकि उसके कुछ महीने बाद लड़ाई हो जाए, क्योंकि ट्रंप माफ नहीं करेगा मस्क को। इट्स सो ऑब्वियस, ट्रंप को अगर कोई गलत तरीके से रब कर दे और उसके बाद चाहे वो जितनी ट्रंप से माफी मांगे, ट्रंप इज अ नार्सिसिस्ट, तो वो पसंद नहीं करता कि कोई उस। और फिर मस्क ने जो इल्जामात लगाए ट्रंप के ऊपर वो ये थे कि जेफरी एप्स्टीन जो एक नॉन इंटरनेशनल क्रिमिनल और ह्यूमन ट्रैफिकर है, उसकी जो फाइल्स रुक गई थी लीक होने से, वो इसी रुकी थी क्योंकि उसके अंदर डोनाल्ड ट्रंप का नाम था। अब ये बहुत बदनामी की बात है। तो जिस चीज के साथ इनका वाबस्ता, मतलब इनकी कनेक्शन जोड़ा है एलोन मस्क ने डोनाल्ड ट्रंप का, वो चीज बहुत बड़ी है। तो मुझे नहीं लगता ट्रंप माफ करेंगे। एलोन मस्क ने दरअसल अपनी ही मुंह की खाई है, क्योंकि अब वो उनके जितने भी प्रोजेक्ट्स हैं, स्पेस एक्स, स्टारलिंक, उन सबको ट्रंप ने कहा है कि जी मैं तो फंडिंग ही उसकी बंद कर रहा हूँ। सो मस्क आई थिंक ओवर एस्टिमेट्स हिज वर्थ। नहीं तो उन्हीं पे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स का फिर आप फ्यूचर क्या देखते हैं? सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स का फ्यूचर में देखता हूँ गवर्नमेंट कंट्रोल होंगे, और गवर्नमेंट कंट्रोल के साथ साथ जो सबसे ज्यादा पावर वील्ड करता है इंटरनेशनल सतह के ऊपर, वो डिटर्मिन करेंगे कि आपके एल्गोरिदम्स के जरिए आपको क्या इंफॉर्मेशन या डिसइंफॉर्मेशन फीड की जाए, आपके दिमाग में क्या ख्यालात चलें। आप अगर वोट डालेंगे तो किसको वोट डालेंगे, तो हमारे थॉट पैटर्न्स, हमारे वोटिंग पैटर्न्स अब वो इन मिलियनेयर्स और उनके सियासतदान दोस्तों के हाथ में है।
और इसीलिए अब आप ये देखें, आपने थोड़ी देर पहले बात की कि जी ईरान के साथ टॉक्स होने लगी थी, छठा राउंड होने लगा था और उससे डोनाल्ड दो ट्रंप दिन का। पहले क्या हो गया? मुझे ये बात अब याद पड़ती है, आज ईरान ने अनाउंस कर दिया है दीगर सोर्सेस के मुताबिक कि दे आर नॉट गोइंग टू गो अहेड विद एनी न्यूक्लियर टॉक्स। सो डोनाल्ड ट्रंप, मैं फिर कह रहा हूं, डोनाल्ड ट्रंप इज आल्सो नॉट द स्मार्टेस्ट पर्सन आउट देयर। अच्छा, एक और चीज ये रहना जाए, आखिरी 2 मिनट है अब्दुल्ला भाई, फिर मैं आपका लास्ट कमेंट भी लूंगी, आखिरी 2 मिनट रह गए हैं। मुनीब, ये अभी ट्रंप साहब इस बात का भी इजहार ख्याल कर रहे हैं कि अभी कुछ कहा नहीं जा सकता हतमी तौर पे कि जो जौहरी प्रोग्राम है वो फाल है या फिर नहीं है। देखिए, इसने डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि वी वांट अ न्यूक्लियर डील, और ईरान सीधा हो जाए तो खो जाए, नहीं तो हम और करेंगे, ये तो भी शुरुआत है, ये तो सिर्फ ट्रेलर था। वो सारी बातें उसने लिखी हैं अपनी सोशल मीडिया पोस्ट के ऊपर। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप, जिस तरह मैं पहले ही कह रहा हूं कि इतना सेल्फ कॉन्ट्रडिक्टरी आदमी है, क्योंकि उसने बड़ा फख्र करके 2018 के अंदर जॉइंट कॉम्प्रिहेंसिव प्लान ऑफ एक्शन वाली न्यूक्लियर डील ईरान के साथ कैंसिल की। उसके बाद क्या हुआ कि ये जो कह रहे थे कि यूरेनियम इनरिचमेंट या न्यूक्लियर प्रोग्राम इनरिचमेंट ईरान के अंदर नहीं होने देंगे, नहीं, आपने तो खुद उनको एक मादे पिदर आजाद कर दिया ना, क्योंकि वो किसी एग्रीमेंट के तो पाबंद रही नहीं थे ईरान। अब यू आर क्राइंग फाउल, अब आप कह रहे हो कि जी वहां क्यों इनरिचमेंट हो रही है, क्यों न्यूक्लियर प्रोग्राम बिल्ड हो रहा है। तो आपने खुद ही अपने जब वादे के ऊपर वादा खिलाफी की है, तो फिर आपने ईरान के लिए क्या एग्जाम्पल सेट कर दिया। ठीक है जी, अब्दुल्ला भाई आपका लास्ट कॉमेंट। देखिए, जहां तक मौजूदा सूरत हाल है, 42 साल दुनिया की टफेस्ट सैंक्शन को बर्दाश्त करने के बाद अगर ईरान अपने न्यूक्लियर पे कॉम्प्रोमाइज करेगा, ये मुमकिन नहीं है, क्योंकि ईरान को मालूम है कि उनका सर्वाइवल ही न्यूक्लियर के अंदर है। इसलिए वो न्यूक्लियर के ऊपर कभी कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे, क्योंकि आज अगर इसराइल के सामने वो सरेंडर कर देते हैं और अगर वो न्यूक्लियर अपना फोरगो कर भी देते हैं, तो क्या फिर इसराइल जो है उनको छोड़ देगा? क्या ग्रेटर इसराइल का प्लान दुनिया के सामने नहीं मौजूद? तो फिर इसका मतलब यह है कि ये मामला यहाँ नहीं ठहरेगा। और जहां तक इलॉन मस्क की बात है, देखें, इलॉन मस्क के हवाले से जो कुछ भी है उसने, वो फूलिश है या जो भी है, ये वक्त बताएगा। इट इज टू अर्ली टू कमेंट, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप, जैसे अभी जिस तरह से मुनीब कादिर साहब ने कहा, बिल्कुल दुरुस्त कहा कि जनाब डोनाल्ड ट्रंप के अंदर ये वो नार्सिसिस्ट हैं और वो माफ नहीं कर देते, विंडिक्टिव हैं, वो एक बुग़्ज़ पालते हैं। तो फिर इसका मतलब तो साफ है कि जब जो उनके मुखालिफ खड़ा होगा वो उतनी उसको हवा मिलेगी, उतना ही चढ़ेगा और ऑपोजिशन उसको प्ले अराउंड करेगी। ठीक है जी, अब आपका भी बहुत शुक्रिया अब्दुल्ला भाई, और मुनीब आपका भी बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। और इसी के साथ दीजिए इजाजत, आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह कल सेम टाइम सेम चैनल। जिंदगी ने वफा की दुआ में याद रखें, अपने प्यारों का बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह ने के बाद।